तो ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। IR इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, सो इंटरनेशनल रिलेशंस में एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि पहले कुछ इंटरेस्टिंग देख लेते हैं। देखो ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर। ये उसमें भी काम आ सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। देखो, की टर्निंग पॉइंट्स इन ग्लोबल पॉलिटिकल आर्किटेक्चर। और ये 1648 से हम लोग एक बात करते हैं इन जनरल, 1648 ऑनवर्ड्स। तो 1648 में ऐसा क्या हुआ, लैंडमार्क एक वेस्टफेलियन सिस्टम था। सॉवरेन स्टेट्स बिकम द सेंट्रल एक्टर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। पीस ऑफ वेस्टफेलिया एंड्स रिलीजियस वॉर्स एंड शेप्स मॉडर्न डिप्लोमेसी। तो एक ट्रीटी साइन हुई थी वेस्टफेलिया में, पीस ट्रीटी, जिसके तहत पीस ऑफ वेस्टफेलिया ट्रीटी के परिणाम स्वरूप रिलीजियस वॉर्स का खात्मा हो गया, मतलब रुक गई थी सिविल वॉर्स वगैरह, रिलीजियस वॉर्स, ये सब रुक गया था। और एज अ रिजल्ट सॉवरेन स्टेट्स बिकेम द सेंट्रल एक्टर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड दिस वाज मेड ओनली पॉसिबल थ्रू द वेस्टफेलियन सिस्टम एंड दैट हैपेंड इन 1648। इसके बाद 1776 की बात करें तो ये एज ऑफ रेवोल्यूशंस, स्पेशली अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब एज ऑफ 1776 से 1800 के बीच इतना ज़्यादा लिबरलिज्म का चरम पे हो गया था आइडियोलॉजी। साथ ही साथ डेमोक्रेसी एंड लेजिटिमेसी स्पार्क्ड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस। तो ये 1776 से 1800 के बीच हुआ था। और फिर 1919 में हम लोग जानते ही हैं वर्ल्ड वॉर 1 का जो आफ्टर मैथ था, उसमें लीग ऑफ नेशंस बना था। और उसके बनने से क्या दिखता है कि एक शिफ्ट हुआ था। इट रिफ्लेक्ट्स शिफ्ट टू कोऑपरेशन एंड पीस। सेल्फ डिटर्मिनेशन emerges as a core principle out of the formation of League of Nations, ठीक है, in the aftermath of World War 1। तो एक तरह से आइडियलिज्म की तरफ हम लोग बढ़े थे। और वो क्या आइडिया था, आइडिया ऑफ कोऑपरेशन एंड पीस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, देन सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस, ठीक है। देन अब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन गया था, ये तो हमको पता ही है, जिसमें US और USSR दो पोल्स थे। डीकॉलोनाइजेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था एंड राइट्स मूवमेंट्स एक्सपैंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। डीकॉलोनाइजेशन के साथ ही राइट्स के बारे में बात होने लगी थी। और एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी एक लॉ का फॉर्मेशन होने लगा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो दैट वाज 1945 के आफ्टर मैथ में। और फिर 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो फिर US तो यूनिपोलर हो गया, ग्रेजुअली गिव्स वे टू मल्टीपोलैरिटी। आफ्टर 1991 तो सोवियत का डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से US emerged as the only unipolar world, बट ये भी टेम्पररी था और अब हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है वर्ल्ड। तो ये एक समरी के रूप में देख सकते हैं। बट अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है कि एट द बिम्स्टेक मीटिंग जो हाल ही में हुई थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी रीजनल एंड एजेंडा स्पेसिफिक। तो ये देख सकते हो, रीजनल एंड एजेंडा स्पेसिफिक, ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, रीजनल एज वेल एज एजेंडा स्पेसिफिक। दूसरी चीज़, द वर्ल्ड ऑर्डर रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। सो इन द वर्ल्ड अफेयर्स ऑर्डर brings a certain method in the way one country conducts its affairs with the other countries, ठीक है। Factors contributing to emergence of new world order, so decline of the post-war multilateral order. For instance, the United Nations, once a pillar of global governance, appears outdated. सीधे ये भी लिख सकते हैं कि emergence of new world order क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो था ना United Nations that behaved as a pillar of global governance appears to be outdated and multilateralism is no longer effective in managing global threats. Example, UN has a struggle to address major conflicts like the Russia-Ukraine war and Gaza crisis. तो एक तो ये है कि UN appears to be outdated in its principles and governance principles. Also that उसका जो एक objective था multilateralism को बढ़ावा देने का, वो भी नहीं कर पा रहा है वो. And this is very much evident from Gaza crisis as well as Ukraine-Russia, ठीक है। तो ये दो examples लिख सकते हैं। फिर rise of polycrisis and global instability. The world is facing simultaneous interconnected crisis. अब ये भी है, मतलब मल्टी डिमेंशनल क्राइसिस हम देख रहे हैं आजकल। वॉर्स भी हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है बहुत तेज़ी से, और पॉपुलिज्म भी हो रहा है, मतलब एक विचार बहुत तीव्र गति से पॉपुलर हो रहा है, एक आइडियोलॉजी।
एक कल्ट। एग्जाम्पल रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ट्रेड वॉर। अब ट्रेड वॉर एक नया कल्ट बनता जा रहा है जिसको स्टार्ट यूएस ने किया, साइबर वॉरफेयर एंड पैंडमिक। तो ये एक तीसरा कारण हो गया, राइज ऑफ पॉली क्राइसिस। तो अभी तक हमने देखा कि ये डिक्लाइन ऑफ द पोस्ट वॉर मल्टीलेटरल ऑर्डर, जिसमें मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने वाली संस्था जो थी वही नाकामयाब साबित हो रही है, ठीक है। और फिर राइज ऑफ पॉली क्राइसिस है, और तीसरा कारण है राइज ऑफ रीजनल एंड एजेंडा स्पेसिफिक जियोपॉलिटिक्स। For example, the emerging world order emphasizes empowering the global south by strengthening independent multilateral platforms. Global south का ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे in the emerging world order by the existence and formation of various independent multilateral platforms. For example, BRICS aims to reduce over-reliance on traditional पावर्स एंड एनहांस साउथ साउथ कोऑपरेशन। जैसे कि ब्रिक्स अपनी करेंसी भी लेके आ रहा था जिसके खिलाफ ट्रंप ने बोला था, बोलेगा ही, बिकॉज दैट वाज द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें कि डॉलर सुप्रीमेसी थी। अभी ब्रिक्स एम्स टू रिड्यूस ओवर रिलायंस ऑन डॉलर। तो और इन अदर वे वी कैन से द ट्रेडिशनल पावर्स एनहांस साउथ साउथ कोऑपरेशन। उसको टैकल करने के लिए ट्रंप ने ट्रेड वॉर लगा दिया, ब्रिक्स पे भी सैंक्शंस लगाने की धमकी दी। सो देयर इज़ अ शिफ्ट टूवर्ड बीइंग नॉन वेस्ट विदाउट बीइंग एंटी वेस्ट, ठीक है। ये आजकल देखने को मिल रहा है, यही आगे भी देखने को मिलेगा। क्या? राइज ऑफ रीजनल एंड एजेंडा स्पेसिफिक जियोपॉलिटिक्स, और राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी तो हो ही रही है। जैसे कि द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इज़ नो लॉन्गर डोमिनेटेड बाय वन और टू सुपर पावर्स but shaped by several influential nations asserting autonomy. For instance, India demonstrated its independent stance by maintaining strategic autonomy and abstaining from UN votes condemning Russia during the Ukraine conflict. तो ऐसा नहीं है कि अगर यूनिपोलर वर्ल्ड है होता अगर तो फिर इंडिया को वेस्ट के साथ वोट करना पड़ता। बट अभी क्या है कि इतना मल्टीपोलैरिटी तो ऑलरेडी हो चुका है कि nations are in such a way strategically autonomous that they can take this liberty of abstaining from UN votes as well as condemning nations during a conflict. तो इंडिया ने ये दिखाया था, practicing strategic autonomy while abstaining from the UN votes against Russia. Then rise of strategic self-help. World is moving to an era of self-help. ये भी एक अच्छा point है. Every region needs to look out for itself, whether it is in food, fuel, fertilizer, vaccines or speedy disaster response. तो ये 3 कीवर्ड हमने देखा, एजेंडा स्पेसिफिक जियोपॉलिटिक्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स एज वेल एज सेल्फ हेल्प, स्ट्रेटेजिक सेल्फ हेल्प की तरफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया इन एन एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। सो इंडिया इज़ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब ये इंडिया क्या दिखा सकता है? इंडिया can become the voice of global south. India's pluralistic non-western democratic model offers an alternative to existing world order that neglects the need of the global south. Example, India hosting the G20 under the Vasudhaiv Kutumbakam theme, advocacy of the global south and its aspiration to be a friend to the world, Vishwa Mitra. तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, India also convened voice of the global south summits to foster dialogue among various developing nations. तो इतना डेप्थ में नहीं लिखना है, बस ये लिख सकते हो कि इंडिया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन सकता है इन द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और इंडिया बैलेंस्ड मल्टीपोलैरिटी क्या होती है? डिफ्यूजन ऑफ पावर कैन रिड्यूस हेजेमनी एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक इंटरनेशनलिज्म। तो अब इंडिया कैसे, मतलब मल्टीपोलैरिटी को भी इंडिया कैसे बैलेंस कर सकता है? तो बाय बिकमिंग मेंबर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आज कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वेस्ट द्वारा बनाए गए हैं और जो कि कुछ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ तो बिल्कुल ही मतलब अलग आइडियोलॉजी पे हैं। अगर इंडिया इन सभी का मेंबर बन जाएगा तो फिर मल्टीपोलैरिटी भी काफ़ी बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो इससे ये दिखेगा कि इंडिया ना तो वेस्ट का है ना ईस्ट का है, ना ही अपना कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑब्जेक्टिव लेके बैठा है, तो सभी का मेंबर बन रहा है। जैसे इंडिया ब्रिक्स में है, SCO में भी आ गया है, क्वाड में भी है, G20 में। तो पावर को बेसिकली कंसंट्रेट नहीं होने दे रहा है, नॉट इन ब्रिक्स, नॉट इन SCO, नॉट इन क्वाड, बिकॉज फिर वो सबका मेंबर बन रहा है। तो दिस वे पावर इज़ गेटिंग डिफ्यूज्ड, ठीक है। दैन इशू बेस्ड कोऑपरेशन, फूड, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट। तो
अब ये एक संस्था थी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बिम्स्टेक का फोकस क्या था, मतलब बिम्स्टेक बनाया किस लिए गया था? कनेक्टिविटी एज वेल एज डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क उसके अंतर्गत एक मैकेनिज्म बनाया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इससे एक कोई स्पेसिफिक इशू बेस्ड प्लेटफॉर्म, कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म इंडिया बना सकता है, जैसे फूड हो गया, टेक्नोलॉजी हो, क्लाइमेट हो गया, ठीक है। तो बिम्स्टेक जैसे कि उसके अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था, और ये कनेक्टिविटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फिर डिजिटल एंड टेक लीडरशिप, इंडिया लीडिंग विद प्लेटफॉर्म्स लाइक कोविन, यूपीआई तो अच्छा है, ठीक है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इन सब के ज़रिए भी इंडिया अपना बोलबाला दिखा सकता है इन दी एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में ये बहुत अच्छा स्टेप है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, और कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, जो कि इंडिया द्वारा इनिशिएटिव ये दोनों लिए गए थे, तो इसमें भी इंडिया अपना दिखा रहा है। देन कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल सॉफ्ट पावर, प्रमोशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल इथॉस एज ए यूनिफाइंग फोर्स इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, एग्जाम्पल इंटरनेशनल योगा डे, इंडियन डायस्पोरा डिप्लोमेसी, यही सब है। फिर अब तो ये सारे क्या थे? दीज वर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया टू शो इटसेल्फ इन दी एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। फिर ये क्या है, चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस ये है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट्स, या एक तरह से कह लो डी ग्लोबलाइजेशन। तो नेशनल इंटरेस्ट्स आजकल इतना ज़्यादा सभी के लिए प्री हो गया है कि थोड़ा ग्लोबल कोऑपरेशन फ्रेगमेंट हो गया है। द वीकनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसका एक प्रमुख उदाहरण दे सकते हो। दूसरा है क्लाइमेट जस्टिस डिवाइड, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज ओवर क्लाइमेट फाइनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे US है, तो फिर क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाहता है, तो क्लाइमेट जस्टिस डिवाइड ये भी एक है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज ओवर क्लाइमेट फाइनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक चैलेंज है, जस्ट लाइक फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट्स। उसके बाद जियोपॉलिटिकल राइवलरीज एंड रीजनलिज्म, शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन टू रीजनल अलाइनमेंट वीकेंस द कंसेंसस बिल्डिंग एंड डी ग्लोबलाइजेशन। सो नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म रिड्यूस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो ये भी चैलेंज है, बिकॉज US चाइना ट्रेड वॉर हो रहा है, तो थोड़ा सा वर्ल्ड डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएगा। फिर यूरोपियन यूनियन भी अपना एक लेके आया था, CBAM मैकेनिज्म, दैट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके तहत इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन में, दैट विल बिकम मोर कॉस्टली एंड अनकॉम्पिटिटिव। तो और अदर चैलेंजेस क्या हैं? बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स विद कॉम्पीटिंग ग्लोबल पावर्स, US एंड चाइना बोथ एट द सेम टाइम, इंक्रीजिंग on the ground diplomatic presence, addressing long-standing border disputes and managing regional tensions. अब managing global agenda in emerging world order क्या है? तो हमने challenges देख लिए, ठीक है, challenges before India's role in the emerging world order, और ये क्या है? opportunities हैं, ठीक है, ये दोनों देख लिए। और ये क्या था? factors, मतलब emerging world order आ ही क्यों रहा है, वो था, ठीक है। फिर ये conclusion क्या है? As the emerging world order gives rise to new definitions of interstate relations, behaviors and doctrines, India must seize this opportunity to translate its multipolar vision into action by leading the creation of fair, inclusive and future-ready global rules and institutions. तो ये line important है, seizing the opportunity. India must seize the opportunity to translate its multipolar vision. India चाहता है एक तरह से multipolar world रहे, So seizing the opportunity to translate its multipolar vision into action by leading the creation of fair, inclusive and future-ready global rules and institutions, ठीक है। तो ये हो गया। तो that was one good question on emerging world order, और ये कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है ये inward looking development strategies। अब ये तो US के context में है मेरे ख्याल से। So the US introduced a reciprocal tariff plan proposing a 10% base tax on all imports and higher tariffs on countries that have trade surpluses with the US. ये line important है, higher tariff on countries which have trade surpluses with the US, और एक 10% universal base tax on all imports जो US import करता है उस पर लगा दिया। Now this move signals a shift towards inward looking development strategies. It reflects the broader trend of deglobalization, and is seen as a key factor behind ongoing trade wars, especially between the US and China.
other key examples of inward looking development strategies: China's strategic export controls of rare earth minerals like germanium, India's Make in India product linked incentive scheme, आत्मनिर्भर इंडिया कैंपेन। तो ये क्या है, हम केवल यूएस को तो ब्लेम कर नहीं सकते, हमको बैलेंस आंसर लिखना होगा, तो हम ये भी बताना ज़रूरी हो जाएगा इंडिया ने खुद अपना मेक इन इंडिया स्कीम लगाया, वो भी एक तरह से प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रैटेजी है, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी है। PLI स्कीम जो आई थी वो भी एक इनवर्ड है, हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट स्टिल आत्मनिर्भर इंडिया कैंपेन वो भी था। उसी तरह से चाइना अपना अलग करता है, जैसे कि चाइनाज स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स लाइक जर्मेनियम, तो उसने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रखा है जर्मेनियम पे, ठीक है ना। इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़, अब वैसे क्या होता है ये सब जानते ही हैं, बट स्टिल देख लो। इट फोकसेस ऑन इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इंटरनल मार्केट। देखो जो रॉ मटेरियल्स होता है, इंडिजिनस रॉ मटेरियल होता है, उसकी मदद से जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, दैट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इंटरनल मार्केट। इट प्रायोरिटाइजेस डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू पॉलिसीज़ दैट प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिमाइज एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। ये होता है इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट। अब इसका जेनेसिस तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोटा मोटा जान लो कि फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर वन एंड ग्रेट डिप्रेशन, countries in Latin America turned towards inward-looking development strategies to counter the economic crisis caused due to free trade that began in the 19th century. ठीक है, after independence, influenced by the colonial exploitation and a desire for economic autonomy, the Indian government focused on building domestic industries and adopted a strong protectionist stance. ठीक है, तो ये इंडिया के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि कैसे इसका जेनेसिस हुआ इनवर्ड लुकिंग। अब ये क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इनवर्ड वर्सेस आउट। देखो इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। इनवर्ड में तुम द वर्ल्ड मूव्स टुवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एक ट्रेंड बन जाता है डी ग्लोबलाइजेशन, जबकि आउटवर्ड में ग्लोबलाइजेशन होता है। इनवर्ड में क्या होता है, सपोर्ट्स लोकल इंडस्ट्रीज़ थ्रू प्रोटेक्टिव मेजर्स, जबकि आउटवर्ड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा साइन होते हैं एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स होता है। इनवर्ड में तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक जॉब होता है फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, तो इमिग्रेशन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और आउटवर्ड में तो इट वेलकम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉरेन पर्सनल एम्प्लॉयज़ वगैरह। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी में टैरिफ्स एंड सब्सिडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है टू शील्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, जबकि आउटवर्ड में ग्लोबल इंटीग्रेशन किया जाता है अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी का। फिर इनवर्ड में तो फॉरेन कंपटीशन को बिल्कुल ही मतलब लिमिट किया जाता है टू नर्चर लोकल बिजनेसेस, वही बात है। जबकि आउटवर्ड में प्रायोरिटाइजेस इकोनॉमिक एफिशिएंसी थ्रू कंपटीशन। इनवर्ड में फिर तुम्हारा सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाता है बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस, जबकि आउटवर्ड में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे ध्यान दिया जाता है, बिकॉज जब फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगे, वेरियस ग्लोबल पावर्स अपने अपने आइडियाज़, तो फिर कंपटीशन होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी होगा, नॉलेज ट्रांसफ़र भी होगा। फिर इनवर्ड में क्या होता है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस किया जाता है, जबकि आउटवर्ड में तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि चाइना ने अपना एक बनाया था एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन क्या था, जर्मेनियम, स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स लाइक जर्मेनियम, चाइना ने लगा रखा है, तो दैट इज़ एन इनवर्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। फिर एक और देख लो, ये एम्स टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट्स। ये क्यों इनवर्ड डेवलपमेंट, इनवर्ड ट्रेड या इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट्स विद ग्लोबल ट्रेड। और ये क्यों किया जाता है, ये टू सीक कंपैरेटिव एडवांटेज इन ग्लोबल मार्केट्स, आउटवर्ड स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। अब व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोचेस फॉर इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ऑब्जेक्टिव क्या है इनवर्ड करने का, अभी हमने ये सारे बता तो दिए, और अप्रोचेस क्या हैं। अब देखो, अगर तुम सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में देखना चाहोगे, तो फिर तुम इनवर्ड डेवलपमेंट, इनवर्ड लुकिंग में क्या करोगे। कंट्रीज़ यूजुअली डेवलप डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स इन की सेक्टर्स, ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया जो चाइना ने लगा रखा है, तुम्हें सप्लाई चेन डोमेस्टिक बनाए रखना है। तो ये यहाँ से देखना है व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोचेस फॉर इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो अगर ऑब्जेक्टिव हम लोग ये रखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को एज एन ऑब्जेक्टिव मान के हम डिज़ाइन करें इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, तो किस प्रकार का स्ट्रेटजी अपनाओगे। सबसे पहले हम करेंगे डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को ही डोमेस्टिक कर देंगे, ठीक है, बाहर से सामान इंपोर्ट वगैरह कम करेंगे।
जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट्स टू अवॉइड सप्लाई शॉक्स ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक कोविड-19 एट्सेट्रा या जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सबसे पहले तुम अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करोगे इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है। अब ये एक यूनाइटेड स्टेट्स चिप्स एक्ट था, एक कानून था, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ टू रिवाइटलाइज द डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। उसी तरह से जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रमोशन एक्ट 2022 में एम्स टू सिक्योर क्रिटिकल सप्लाई चेन्स। एग्जाम्पल्स ना भी लिखेंगे तो चलेगा, बट सबसे पहले ये एक अप्रोच हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले अपना डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना और ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंसी कम करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है रिक्लेमिंग इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। रिक्लेमिंग इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, सो ग्लोबल ट्रेड रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज WTO एंड IMF। अब ये क्या है? WTO एंड IMF है, ऑफन फेवर रिच नेशंस, ठीक है, लिमिटिंग डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर इकोनॉमीज। तो एक ये ड्रॉबैक हमेशा देखने को मिला है प्रूफ के साथ कि WTO और IMF ने वेस्टर्न रिच कंट्रीज़ का साथ दिया है बायस्ड तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ के खिलाफ जाके। सो इनवर्ड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी। फॉर एग्जांपल इंडियाज़ आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था टू बूस्ट लोकल सेल्फ रिलायंस। तो इंस्टेड ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस, हमने अपने अंदर से ही लोन वगैरह लेके सब किया था, ठीक है। और फिर उसी का एक एग्जांपल चाइना का, चाइनाज डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी प्रमोट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन वाइल मेंटेनिंग सेलेक्टिव एक्सटर्नल एंगेजमेंट। तो यहाँ भी एग्जांपल ना भी लिखें तो चलेगा, बट पॉइंटर्स इसके इंपॉर्टेंट है। पहले में था कि नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसमें क्या किया? डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाई। रिक्लेमिंग इकोनॉमिक सॉवरेनिटी में क्या किया? WTO and IMF and various other global institutions, especially related to finance and trade, they often favor the rich Western countries against developing countries. तो क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है अपना जो है इनवर्ड स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना, सच एज आत्मनिर्भर भारत अभियान। फिर यह है रिवाइविंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। सबसे ज़रूरी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन करना। ग्लोबलाइजेशन हैज शिफ्टेड मैनी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कंट्रीज हैविंग लोअर लेबर कॉस्ट्स। Inward looking policies push import substitution and domestic production, creating jobs. For example, Ministry of Defense has issued 5 positive indigenization lists mandating certain items to be sourced only from Indian industries. Germany's National Industrial Strategy 2030 specifically targets 10 strategic sectors for domestic development and production. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ पे थ्राइव करता है। यूजुअली कंट्रीज हैविंग लोअर लेबर कॉस्ट्स में ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को देखने को मिलेगा, जैसे इंडिया है। तो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ पुश इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्रिएटिंग जॉब्स। तो ऐसे केस में तुम अगर इनवर्ड देखोगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना 5 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट्स निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मैंडेटिंग सर्टेन आइटम्स टू बी सोर्स्ड ओनली फ्रॉम इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा और डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करेगा, और इससे हमारा जो है एक तरह से इनवर्ड स्ट्रेटजी डेवलप होगी। फिर एड्रेसिंग ट्रेड इम्बैलेंसेस, ये लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या है कि नेशंस ऑफन implement tariff and non-tariff barriers to create more level playing field against economically and technologically advanced competitors. For example, Indian government has reserved 75% of defense budget for procurement from domestic companies. तो ये भी एक अच्छा है। ये एक तरह का नॉन टैरिफ बैरियर है, रिजर्विंग 75% of the defense budget for procurement from domestic players only. तो इसी की तरह से कुछ टैरिफ्स भी लगाते हैं। So nations often resort to implementing tariff and non-tariff barriers to create level playing field against economically very powerful and technologically advanced competitors. ठीक है, तो ये कुछ points थे, जैसे कि national security, reclaiming economic sovereignty by policies like Atmanirbhar Bharat against WTO and IMF biased policies towards Western nations. फिर रिवाइविंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें लिख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 5 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। और फिर एड्रेसिंग ट्रेड इम्बैलेंसेस, उसमें लिख सकते हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड अगेंस्ट इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कॉम्पिटिटर्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 75% डिफेंस
प्रोक्योरमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ही रूल बना दिया है. नाउ व्हाट कुड बी पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. इससे क्या होगा कि हायर कंज्यूमर प्राइसेस होगा. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी सच एज टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑफन लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट्स एंड रिड्यूस्ड कंपटीशन. तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हायर कंज्यूमर प्राइसेस एंड लेवल पे आके कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़ेगा. लॉस ऑफ एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी. वाइल मूविंग प्रोडक्शन बैक होम, that is called as reshoring, or to allied nations, that is called as friendshoring, aims to reduce dependency on geopolitical rivals. It also leads to duplication of infrastructure and loss of efficiency. तो loss of efficiency होगा ही जब तुम एक अपने ही घर में जब जा मतलब फैक्ट्री लगा लोगे, जाके प्रोडक्शन इस्टेब्लिश करोगे, या किसी ऐसे फ्रेंडली नेशन में जाके इस्टेब्लिश करोगे, तो वहाँ पे क्या होएगा, अदर जियोपॉलिटिकल राइवल्स के लिए दरवाजे जहाँ पे बंद हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स डुप्लीकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, और लॉस ऑफ एफिशिएंसी भी होगी. इनोवेशन भी कम होगा क्योंकि कंपटीशन कम होगा. फिर फ्रैगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ये भी एक ड्रॉबैक है. इंडस्ट्रीज दैट रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स मल्टी कंट्री इनपुट्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स फेस डिलेज, हायर कॉस्ट्स एंड रिड्यूस्ड इनोवेशन ड्यू टू वीकेंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. एस्केलेशन ऑफ ट्रेड टेंशंस एंड वॉर्स, ये भी हो सकता है ज़्यादा अगर रेडिकल हो गया. प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रेटजीज ऑफन ट्रिगर retaliatory measures from trade partners, escalating into trade wars, जो आजकल हो रहा है. Emergence of trade blocs and bilateralism. As multilateralism weakens, countries increasingly turn to regional trade blocs and bilateral agreements. And this fragmented trade environment can exclude smaller or developing nations and reduce the effectiveness of global trade norms. तो conclusion में ये लिख सकते हैं कि while inward-looking strategies can protect vulnerable industries and ensure economic sovereignty, they may lead to reduced economic efficiency and higher prices for consumers. Reduced economic efficiency and higher prices for consumers. A successful implementation typically requires complementary policies to enhance domestic productive capacity, technological capabilities, and human capital development. The optimal approach often involves selective protectionism in strategic sectors. ये main line है ये. तो फिर solution यही है, selective protectionism in strategic sectors rather than complete economic isolation. आजकल डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है. अब ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा हुआ था अभी इंडिया और पाकिस्तान का. तो मेन चीज़ है कि ये कब साइन की गई थी, 1960 में पाकिस्तान के साथ की गई थी, और अभी इसको सस्पेंड कर दिया गया है until Pakistan stops its support for cross border terrorism after recent terror attack. ठीक है. तो इसमें देखो क्या है. The term abeyance refers to a state of temporary disuse or suspension, but it is not a legally recognized concept under international treaty law. तो यहाँ पे शब्द जो इस्तेमाल किया गया है that is abeyance, and that is not a legally recognized concept. Then neither Indus Water Treaty nor the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 provides abeyance as a basis for halting or suspending treaty obligation. तो ऐसा कोई provision था Indus Water Treaty में कि इसको कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं था. ना कि इसमें दे रखा है, कोई भी दो देश के बीच ट्रीटी वगैरह साइन होती है तो उसके लिए एक कन्वेंशन बना रखा है पहले से, दैट इज़ कॉल्ड एज VLCT, दैट वाज फ्रेम्ड इन 1969, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, and it provides abeyance as a basis for halting or suspending. So it does not provide, neither the Indus Water Treaty में ऐसा कुछ लिखा है, ना कि Vienna Convention on Law of Treaties में लिखा है regarding abeyance as a basis for halting or suspending treaty obligation. The Vienna Convention on the Law of Treaties is the leading international convention on treaties which codifies the customary laws governing how states approach agreements, how states should approach agreements, and is therefore commonly referred to as the Treaty on the Treaties. इस पे सवाल बन सकता है, Treaty on the Treaties कौन सी है? So the Indus Water Treaty does not have a provision allowing for unilateral suspension. Then Article 12, Subclause 4 of the Article in Indus Water Treaty states that treaties shall continue in force until terminated by a duly ratified treaty concluded for that purpose. तो इसके टर्मिनेशन वाली बात इसमें दे रखी है, ठीक है, लेकिन सस्पेंशन जैसा कोई प्रोविज़न नहीं लिखा है. अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, ये 1960 में साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विच इज़ ऑल्सो सिग्नेटरी, टू डिटर्मिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अब किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, देखो पहले तो दो चैनल समझ लो. एक वेस्टर्न चैनल हो गया तुम्हारा जिसमें ग्रीन कलर से दिया है, और एक ईस्टर्न जो कि इंडिया के कंट्रोल में है वो ऑरेंज कलर से दे रखे हैं. तो यहाँ पे देखो जो रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ हैं
या ऐसे बोलें तो सदर्न से नॉर्थ देखा जाए तो सबसे नीचे सतलज है, फिर उसके ऊपर ब्यास है बीच में, और सबसे ऊपर रावी है जो कि इंडियाज़ कंट्रोल में है, SBR, ठीक है। जबकि ये इंडस, झेलम और चेनाब ये वेस्टर्न रिवर्स हैं जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। नाउ अब यही चीज़ यहाँ लिखी है, डिवीजन ऑफ वाटर। ईस्टर्न रिवर्स में तुम्हारा रावी, ब्यास और सतलज फॉर इंडियाज़ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़, और वेस्टर्न यूज़ में इंडस, झेलम और चेनाब आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, बट इंडिया अलाउड for specific non-consumptive uses like navigation, flood protection or flood control, domestic use, agricultural use, generation of hydro power etc. तो कंजम्पशन के लिए नहीं है वेस्टर्न वाला इंडिया के, बट नॉन कंजम्पटिव यूजेस के लिए है, सच एज नेविगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, हाइडल जनरेशन वगैरह के लिए हम इंडस, झेलम और चेनाब का भी पानी इस्तेमाल करते हैं। और एक और आर्टिकल 3 है इस ट्रीटी में, इंडिया इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू लेट फ्लो वाटर्स इन द वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान। तो it actually forces India, binds India to never stop the flow of the western reverse waters towards Pakistan। लेकिन अभी इंडिया ने कर दिया है, ठीक है। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि किन नदियों में किया है, सतलज, ब्यास, रावी में किया है या फिर इंडस, झेलम, चेनाब में किया है। एनीवेज विल कंफर्म दैट इंडस वाटर ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर डेटा एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू फ्लो इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स ऑफ द रिवर्स रेगुलरली बिटवीन द पार्टीज़। तो एक्सचेंज ऑफ डेटा भी इसमें एक प्रोविज़न है कि तुम पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हो और कहाँ कहाँ से उसको चैनल बना के इस्तेमाल, डायरेक्शन बदल रहे हो वगैरह वगैरह, ये सब डेटा एक्सचेंज ऑब्लिगेटरी है। डिस्प्यूट अगर होता है तो इसमें 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी दे रखा है, जिसमें कि एक परमानेंट इंडस कमीशन है। डिस्प्यूट्स आर फर्स्ट डिसाइडेड एट द लेवल ऑफ इंडस कमिश्नर्स। द ट्रीटी रिक्वायर्ड द क्रिएशन ऑफ अ PIC with a commissioner from each country for communication. PIC, Permanent Indus Commissioner, is mandated to meet regularly at least once in a year, alternately in India and Pakistan। ये अच्छा पॉइंट है। फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी होता है इसमें, एक अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इन्वॉल्व्स रेंडरिंग अ बाइंडिंग डिसीजन, और एक इसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी होता है। इफ़ अ न्यूट्रल एक्सपर्ट फेल्स द डिस्प्यूट गोज टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इट इज़ जनरली 7 member ad hoc arbitral tribunal determines its procedures and decisions by a majority vote। So अब implications of the suspension of the Indus Water Treaty क्या होएगा, तो ये अगर इंडिया की नज़र से देखें तो unilaterally violating the IWT can be seen as a violation of treaty, ठीक है, और credibility as a responsible international actor। So unilaterally अगर इस तरह से करें तो ये violation of treaty इंडिया को बुरी नज़र में दिखाएगा, साथ ही कुछ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी दिखा सकता है। न्यू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कुड हैव कॉन्सिक्वेंसेज इन द बायोडाइवर्सिटी रिच एंड सीस्मिकली सेंसिटिव इंडस बेसिन। अचानक से पानी रोक देना तो बायोडाइवर्सिटी को भी कुछ डिप्रिवेशंस हो सकती हैं, फिर अचानक से छोड़ देना तो फिर अगेन कुछ डिसरप्ट हो सकता है, सीस्मिक डिसरप्शन हो सकता है। वेपनाइजिंग वाटर रिसोर्सेज, सेम स्ट्रेटजी कैन बी यूज्ड बाय चाइना विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ये हो सकता है बाय चाइना यूजिंग ब्रह्मपुत्र, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो अपर राइपेरियन स्टेट लेके बैठा है रीजन। पाकिस्तान का क्या है कि इम्प्लिकेशंस ऑन पाकिस्तान, तो इनका तो क्या है कि 80% पाकिस्तान में जो अनाज वगैरह उगता है वो इसी इंडस पानी से आता है, उससे इरिगेशन होता है, तो काफ़ी रिस्क हो जाएगा अगर पानी नहीं आएगा। और इकॉनमी देखा जाए तो वीट, राइस एंड कॉटन मेजरली डिपेंडेंट ऑन इंडस रिवर सिस्टम और मेजर एक्सपोर्ट्स आइटम्स दैट अर्न US 4.8 बिलियन इन 2022। तो इसी इरिगेशन की मदद से वीट, राइस और कॉटन पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर पाता है, जो कि मेजर फोरेक्स उसके लिए प्रदान करता है। बाकी 1/3 ऑफ पाकिस्तान से इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम हाइडल पावर जनरेशन ऑफ दिस इंडस रिवर, तो इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। और इश्यूज़ क्या हैं इसमें, तो जैसे एक झेलम पे किशन गंगा एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और एक रटले चेनाब पे है, और किशन गंगा तुम्हारा झेलम पे है, ठीक है। सो इन दोनों पे इंडिया डैम बना रहा है और इसका ऑब्जेक्शन पाकिस्तान करता रहता है, ठीक है, एक रटले पे और एक किशन गंगा पे। देन पाकिस्तान ऑन इंडियाज़ किशन गंगा हाइडल प्रोजेक्ट bypassed the neutral expert mechanism and proceeded directly to arbitration at the Permanent Court of Arbitration in The Hague। तो सही तरीके से देखा जाए तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बनाया था कि कोर्ट ऑन आर्बिट्रेशन में पहले 7 मेंबर्ड एड हॉक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ज़रिए जाना चाहिए था, बट इन लोग ने सीधे द हाग नेदरलैंड्स में कर दिया।
It violates the treaty's dispute resolution framework, which mandates a sequential escalation from technical mediation to legal arbitration. तो इंडिया ने जब ये बनाया था ये झेलम के ट्रिब्यूटरी किशन गंगा पे और ये चिनाब के रटले पे डैम्स, तो फिर पाकिस्तान को सही तरीके से पहले कोर्ट ऑन आर्बिट्रेशन के ज़रिए जाना चाहिए था, विच वॉज अ प्रोविजन मेंशन इन द इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन वो द हाग नेदरलैंड्स पहुंच गया सीधे, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट क्या है कि शाहपुर कंडी ये रावी की ट्रिब्यूटरी है और उज ये भी रावी की ट्रिब्यूटरी है। प्रोजेक्ट्स कैन अल्टर द फ्लो ऑफ रावी अफेक्टिंग इंडस रिवर डॉल्फिन्स एंड देयर हैबिटेट। तो इंडस रिवर डॉल्फिन्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, मोटा मोटा ये है। बाकी क्लाइमेट चेंज स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज इन 2021 इन इंडिया हैज़ अर्ज्ड टू negotiate the Indus Water Treaty with Pakistan to factor in the impact of climate change and pollution on the Indus River। ये सब बेकार है, छोड़ सकते हैं। ये लाइन थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, ये लिख सकते हैं आंसर में। तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म 2016 में जो हुआ था उरी कश्मीर में, उसके बाद इंडिया का एक स्टांस आया था कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। नो रेगुलर डेटा शेयरिंग एज प्लान्ड इन द ट्रीटी, जो कि ट्रीटी में लिखा था प्रोविजन के तौर पे, तो कोई डेटा एक्सचेंज भी नहीं किया जा रहा था, ठीक है। बाकी देखा जाए इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑन इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग में, तो बस नाम याद रख लो कि एक हेलसिंकी रूल्स 1966 है और हेलसिंकी कन्वेंशन भी है एक 1992, और यूएन वाटर कोर्सेस कन्वेंशन 1997, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज़ ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज, कोडिफाइड इंटरनेशनल लॉ ऑन ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज। हालांकि इसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है, तो नाम के लिए याद कर लो। एक तो हेलसिंकी कन्वेंशन 1992 है, दैट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। तो वो अलग चीज़ है, वो बेसिकली वाटर पोल्यूशन अक्रॉस बॉर्डर्स को रोकने के लिए कन्वेंशन बनाया गया था, लीगल फ्रेमवर्क हेलसिंकी कन्वेंशन 1992। जबकि यूएन वाला जो है यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन 1997 ऑन द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स, इसके लिए एक कोडिफाइड इंटरनेशनल लॉ बना रखा है यूएन ने, जिसका नाम है यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन 1997, और इसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। कंक्लूजन यही है फिर कि इंडियाज़ यूज़ ऑफ द टर्म अबेयंस इज़ नॉट अबाउट रिजेक्टिंग द इंटरनेशनल ड्यूटीज़, इंस्टेड इट्स अ स्ट्रेटेजिक मैसेज दैट इज ट्रीटी एग्रीमेंट्स must consider real world politics and they can only last if all sides stay credible and do not harm India's interests। ठीक है, अब शिमला एग्रीमेंट है ये तो मेरे ख्याल से छोड़ सकते हैं। 75 ईयर्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, ये अगले में देखते हैं। अब ये है एक टॉपिक 75 ईयर्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, चाइनीज़ प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर अ ड्रैगन एलिफेंट टैंगो relations and China to symbolize a harmonious partnership between the two nations। ठीक है, अब ये ड्रैगन एलिफेंट टैंगो क्या होता है? I will ask DeepSeek, what is dragon elephant tango? So the phrase dragon elephant tango is a metaphorical term used to describe the complex and often delicate relationship between China and India, symbolized by, so India here is symbolized by the elephant and the China is symbolized by the dragon elephant tango। So again ये DeepSeek ने आंसर करने को मना कर दिया है। Anyways, so the term dragon elephant tango is a metaphorical phrase used to describe a vision of peaceful and cooperative relations between China and India. The dragon represents China and elephant represents India, a culturally significant and a strong symbol in Indian heritage, whereas dragon is a symbol from Chinese mythology and tango is a dance form which symbolizes coordination, harmony and mutual understanding। ठीक है, now significance of a stable India-China relation, क्यों ज़रूरी है ये? देखो, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन के लिए चाहिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और फॉर एग्जांपल चाइना इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ APIs, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फॉर इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इन इंडियाज़ स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए सिग्निफाई करता है स्टेबल इंडो चाइना रिलेशंस। ठीक है, बाकी एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर इंडिया, चाइना डोमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स crucial for emerging technology. Stable ties can ensure India's access to these vital rare earth minerals चाहिए होते हैं तुम्हें emerging technologies वगैरह को बनाने के लिए, और उसमें चाइना डोमिनेट करता है। अगर उसका जोग्राफिकल एडवांटेज है इस मिनरल रिसोर्स में, तो इंडिया मस्ट मेंटेन स्टेबल रिलेशनशिप विद चाइना
in order to get the most benefit of some or the other way benefits of these rare earth metals. India also relies on China for solar modules and cells. आजकल जो rooftop solar पैनल इंस्टॉलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए जो मॉड्यूल्स वगैरह आते हैं, ऑल्सो द सेल्स जो आते हैं वो चाइना से आते हैं. तो देख सकते हो कि क्रिटिकल रिसोर्सेज पे भी इंडिया की निर्भरता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में भी निर्भरता है. एग्जांपल APIs का दिया. इंडो पैसिफिक रीजन की प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के लिए भी स्टेबल इंडो चाइना रिलेशन ज़रूरी है, और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है. जैसे ओवरऑल साउथ एशिया में देखा जाए तो 2 ही बिग कंट्रीज़ हैं, इंडिया है और कुछ हद तक सदर्न चाइना भी है. तो ये यहाँ पे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी चाहिए. De-escalation allows both countries to redirect resources from military build-up towards socio-economic development and other pressing domestic priorities. Global influence भी एक दिखता है हमें as major Asian powers. Stable India-China ties enable constructive roles in global governance and amplify their influence through joint efforts in multilateral forums like BRICS and SCO. तो इंडो-चाइना मेजर एशियन पावर्स हैं और इनके बीच की डिप्लोमेसी ग्लोबल डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है. कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कैन ऑफर अ काउंटर वेट टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस in international affairs, pushing for reforms in institutions like the WTO, IMF and the UN. ये एक काउंटर मेजर के रूप में हम लोग लेवरेज ले सकते हैं. by maintaining good relation with China, we can add counterweight to Western influence in the international affairs, pushing for and demanding reforms in the Western dominated institutions like the WTO, IMF and the UN. And also with stable Indo-China relationship, we can counter global challenges like collaboration on global challenges like climate change, public health and energy security. तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है क्यों हमारे और चाइना के रिलेशन अच्छे होने चाहिए. और ये एक फ्रेज़ मेटाफोरिकल फ्रेज़ है, ये याद रखना है, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो. इसके बाद की कंसर्न्स क्या हैं. कुछ अभी भी अनसेटल्ड बॉर्डर रीजन्स हैं. टू बी प्रिसाइज 3,488 kilometers line of actual control. The lack of mutual agreement between the two countries has led to multiple military clashes. तो 3,488 kilometers worth of line of actual control जिसका कोई डिमार्केशन वगैरह नहीं है. Recent clashes जो डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में और गलवान वैली क्लैश हुआ था 2020 में, ये 2 आपको जिक्र करना है आंसर में. ठीक है. बाकी ट्रेड इम्बैलेंस देखो तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना ऑलमोस्ट 85 बिलियन तक पहुंच गया था against $83.2 billion in 22-23. तो ये भी बढ़ता जा रहा है. इंडिया इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर सेमीकंडक्टर्स, फार्मा, APIs. मैंने बताया था कि जो हमारा सोलर पैनल्स के लिए जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो भी इंडिया ऑल्सो रिलाइज हैविली ऑन चाइना फॉर द इम्पोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स. और सेमीकंडक्टर्स क्योंकि वहाँ बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह होते हैं, जर्मेनियम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए भी इंडिया मतलब निर्भर है चाइना पे, इंपोर्ट करता है सेमीकंडक्टर एज वेल एज फार्मा APIs. तो ट्रेड इम्बैलेंस को अगर हम लोग को सही करना है तो ये इंडिया चाइना रिलेशंस को ठीक से हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा. बाकी अनसेटल्ड बॉर्डर इज़ वन ऑफ द इशूज़. दैन चाइना पाकिस्तान नेक्सस इंडिया के लिए भी एक मतलब ख़राबी स्थिति है, बिकॉज ये जानते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासिंग थ्रू POK एज अ वायलेशन ऑफ इट्स इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. ठीक है. दैन चाइनाज असर्टिवनेस देखा जाए तो particularly in the South Asia region, strategies like string of pearls है कि उसकी चाइना की strategy है. Presence of China in Maldives, Sri Lanka and South China Sea, ये 3 regions में भी काफ़ी dominate करता है. इंडो पैसिफिक रीजन में ओवरऑल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है. नाउ इंडिया मीनवाइल इज़ स्ट्रेंथनिंग टाइज विद लाइक माइंडेड नेशंस थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक द क्वाड. तो अब इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिल के आते हैं और बेसिकली टू काउंटर चाइनाज असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन स्पेशली क्वाड बनाया गया. वाटर पावर की बात करी जाए तो चाइना हैज़ कंट्रोल ओवर इंडियाज़ वाटर सप्लाई टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन. इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड सेवरल डैम्स, जो एक जांगमू है और डागू है. जांगमू, डागू, ये सब
डैम्स हैं बहुत ख़तरनाक हैं एंड कैन यूज़ वाटर एज अ जियो स्ट्रेटेजिक वेपन अगेंस्ट इंडिया। जो आज इंडिया कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी में, वो चाइना भी कर सकता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। देखो यहाँ पे पड़ता है तुम्हारा सिक्किम है, वहीं पे सिक्किम के थोड़ा सा और राइट में जाओगे तो वहाँ पे डोकलाम पड़ता है, विच इज़ ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, इंडिया एंड चाइना। और यहाँ पे 2016 में स्टैंड अप हुआ था कि 17 में हुआ था, 17 में हुआ था, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड यही है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स बढ़ाना चाहिए चाइना के साथ। और ऑलरेडी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं ब्रिक्स और एससीओ, उसमें भी अपना प्रेजेंस बना के रखना चाहिए चाइना के साथ। बोथ द कंट्रीज़ आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ G20 as well as AIIB, Asian Infra Investment Bank. Building a relationship based on mutual respect and understanding or strategic balancing. India must balance strategic caution with engagement, maintaining sovereignty while avoiding unnecessary escalation. Water resource management, enhancing cooperation on sharing hydrological data for transboundary rivers and exploring mechanism for joint management to mitigate potential conflicts. ये वही है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो इंडस वाटर ट्रीटी में एक क्लॉज बनाया गया था कि एक्सचेंज ऑफ डेटा करेंगे अबाउट द यूजेज ऑफ वाटर, और वो वाटर से जुड़ी कोई सारी भी जानकारी है, ठीक है। तो हालांकि वो होता नहीं है फॉलो, तो वैसा ही एक टूल और प्रोविज़न यहाँ भी एक बनाया जा सकता है टू एनहांस कोऑपरेशन ऑन द शेयरिंग ऑफ डेटा रिलेटेड टू हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड रिवराइन रिसोर्सेज फॉर द ट्रांसबाउंड्री रिवर्स, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये, एक्सपैंडिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बियॉन्ड मिलिट्री इंटरेक्शंस टू इंक्लूड इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। कल्चरल एक्सचेंजेस करना चाहिए इन ब्रॉडर रीजन्स कुड फॉस्टर ग्रेटर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अभी जयशंकर ने किताब लिखी द इंडिया वे, he argued that managing China is about realism, agility and strategic clarity. In this context, it would be prudent for India to pursue a steady course of balancing engagement with deterrence, leveraging global partnership and asserting its interests without becoming a proxy in larger power rivalries. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, इंडिया को यहाँ पे अपने इंटरेस्ट्स भी असर्ट करने हैं, साथ ही ये इंश्योर करना है कि इंडिया डजंट बिकम अ प्रॉक्सी इन लार्जर power rivalry between the US and the China. In this uncertain world, managing China is not about reaching a final settlement, but about sustaining equilibrium through strength and diplomacy and foresight. ये भी लाइन अच्छी है कि कोई हमें मतलब कंक्लूजन फाइनल सेटलमेंट पे नहीं जाना है, we just have to maintain an equilibrium through strength, diplomacy and foresight. और एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हैज़ टू assert its interest without becoming a proxy in the larger power rivalries, especially of India, US and China. तो ये कंक्लूजन में अच्छा है। अच्छा, हमने जिक्र किया था द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये क्या है? द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स refers to geopolitical and strategic framework in which China is developing a network of commercial and military assets which are termed as pearls along the Indian Ocean region to secure its energy routes and expand its influence. तो इसके लिए एक नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स एंड बेसेस बना रहा है, पाकिस्तान के ग्वादर से लेके श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का चिटागोंग एंड म्यांमार के सितवे। तो ये कुछ ऐसे इंडिया को मतलब एक तरह से पूरा का पूरा क्या बोलते हैं माला पहना रहा है, स्ट्रिंग पेरीफेरीज में। और एक मिलिट्री बेस भी है इसका जिबूटी में, ठीक है। तो बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम बता सकते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स एंड बेसिस prioritizing commercial and military assets along the Indian Ocean region to secure its energy routes and expand its influence, especially military as well as commercial influence. तो इसके लिए ये कुछ पोर्ट्स को मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस कर लिया है। पाकिस्तान का ग्वादर है और श्रीलंका का हम्बनटोटा है, बांग्लादेश का चिटागोंग है, म्यांमार का सितवे है, ऑल्सो हैज़ अ मिलिट्री बेस इन जिबूटी। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? नेकलेस ऑफ डायमंड्स, अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच ऑफन रेफर टू एज द नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रैटेजी विच इंक्लूड्स डेवलपिंग नेवल बेसिस एंड एक्सेस। तो उसके काउंटर में ईरान में चाबहार में इन्होंने इंडिया ने भी अपना एक पोर्ट एक्वायर किया, मतलब और ऑपरेशंस वगैरह ओमान में भी किया, सिंगापुर में चांगी नेवल बेस बनाया। Strengthening regional partnership, Act East policy and enhanced ties with ASEAN, Japan and Australia. तो enhanced ties with Japan and Australia in the form of Quad and ASEAN भी कह सकते हैं,
हालांकि RCEP में चला जाता तो ठीक रहता। देन सागर, ये क्या है? सागर एंड महासागर इंडियाज़ विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये एक इंडिया विजन है मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब अभी इस पे ऊपर हमने बात किया था चाइनाज़ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो चाइनाज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स imposed एक्सपोर्ट restrictions on 7 rare earth elements and magnets used in the defense, energy and automotive sectors in response to US tariff increases. The new restrictions apply to 7 of the 17 rare earth elements. It requires companies to secure special export licenses to export these minerals and magnets. The new restrictions are not a ban. They require firms to apply for a license to export rare earth out of China. तो what are rare earth elements by the way? तो एक सेकेंड, हाँ, तो according to the United States Geological Survey, most rare earth elements are not as rare as their name suggests and are found in abundance in the Earth's crust. However, they are rarely found in concentrations that are economically viable for mining. They were named rare earth elements because most were identified during the 18th and 19th centuries as earth elements, and in comparison to other earth elements such as lime and magnesia, they were relatively rare compared to lime and magnesia. इसलिए इसको rare बोला जाता है. Now, earth elements are defined as materials that cannot be changed further by heat. Rare earth elements, as per the International Union of Pure and Applied Chemistry, are a group of 17 elements. तो इसमें 17 एलिमेंट्स आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, ये रटा होना चाहिए, जिसमें से हाल ही में 17 पे इन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था, ठीक है। अब these elements share similar properties such as high density and high conductivity. ये दो इसकी प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए, high density and high conductivity, ठीक है। Then cerium, dysprosium, dy, erbium, europium, gadolinium, holmium, lanthanum, lutetium, neodymium और praseodymium, promethium, I think promethium is radioactive, samarium, scandium, terbium और thulium, ytterbium and yttrium। तो देखो इसमें आसान यह है कि IUM सब में लगा हुआ है, एक्सेप्ट आई थिंक केवल एक था जिसमें लैंथनम था जिसमें I नहीं था, ठीक है। बाकी सब में IUM से एंड हो रहा है, तो समझ लेना कि ये 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, राइट। मेन सोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट आर मिनरल्स सच एज बास्ट। अब जैसे ओर जान लो, किन ओर इसमें मिलता है, तो बास्टनेसाइट, लोपाराइट एंड मोनाजाइट, ठीक है। तो लोपाराइट, मोनाजाइट और बास्टनेसाइट, ये 3 इसके ओर्स होते हैं। और देखा जाए तो चाइना के पास देखो लीडिंग कंट्रीज शेयर ऑफ ग्लोबल माइन प्रोडक्शन इन 2021। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो चाइना 44, वियतनाम 22, ब्राज़ील 21, रशिया 21 एंड देन इंडिया 6.9। तो इंडिया के पास भी है। तो अब देखो ये क्या है, लीडिंग कंट्री शेयर ऑफ ग्लोबल माइन प्रोडक्शन, ये समझ में नहीं आ रहा है ये टेबल। तो चाइना, या ऐसा कर सकते हैं ना, हम लोग डीप सीक से पूछते हैं कि विच आर द टॉप 3 countries with most reserves of rare earth elements, which are the top 3 countries with most rare earth elements। तो इसमें आई थिंक चाइना तो आएगा ही टॉप पे, उसके बाद वियतनाम और ब्राज़ील अगर आ रहा है। इनफैक्ट वियतनाम, ब्राज़ील, रशिया सभी के पास ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो यहाँ पे देखो चाइना इज़ एट द टॉप, देन वियतनाम और फिर ब्राज़ील, और 3 बता रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी दे रखा है। US आजकल जो 4थे नंबर पे है, एज वेल एज एलाइज ऑफ US आर डेस्परेटली स्क्रैम्बलिंग टू ब्रेक द चाइनाज मोनोपोली ऑन द रेयर अर्थ मिनरल्स, और इसीलिए फिर वो यूक्रेन के साथ जो है वो डील भी करना चाह रहे हैं $500 बिलियन की, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अच्छा, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ रीसेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हाँ देखो, अब US पिक्चर में आ रहा है, थोड़ा ये इसके बारे में देख लेते हैं। टू गेन अपर हैंड इन द टैरिफ और रिटेलिएशन अगेंस्ट द USA's रेसिप्रोकल टैरिफ विच में हर्ट द चाइनीज़ इंडस्ट्री ड्यू टू फॉल इन एक्सपोर्ट्स। इसीलिए चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, जो जिसका बेनिफिट USA भी उठाता था बट अभी नहीं उठा पाएगा। दैन इम्प्लीकेशंस ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, जैसे ये वाइटरियम है और डाइस्प्रोसियम है, विच आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जेट इंजन कंपोनेंट्स।
डिफेंस इक्विपमेंट एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जेट इंजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए वाइट्रियम एंड डायस्प्रोसियम का इस्तेमाल किया जाता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए। फॉर इम्पोर्टिंग नेशंस सप्लाई डिस्ट्रप्शंस कैन क्रिपल इंडस्ट्रीज, इन्फ्लेशन कॉस्ट्स एंड डिले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू क्रंच इन सप्लाई में अफेक्ट मेजर रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंज्यूमिंग कंट्रीज लाइक द यूएस, जापान, वियतनाम एंड जर्मनी। अगर इनको इंपोर्ट के रूप में नहीं मिलेगा या महंगा मिलेगा रेयर अर्थ एलिमेंट, तो काफ़ी दिक्कत में आ जाएंगे यूएस, जापान, वियतनाम, जर्मनी। Weaponization of rare earth elements. China first weaponized rare earths in 2010 when it banned exports to Japan over a fishing trawler dispute. तो ये भी एक है weaponization of rare earth elements, जो कि 2010 में जापान के अगेंस्ट पहली बार किया था चाइना ने। और between 23-25 China began imposing export restrictions of strategic materials including gallium and germanium. पिछले 2 साल से हमको ये देखने को मिल रहा है गैलियम और जर्मेनियम पे काफ़ी ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। और तो अल्टरनेटिव क्या है? देखो, लॉन्गर टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अब चाइना के पास नहीं है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है, उनसे मांग सकते हैं। रीशोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सेलरेटिंग ऑफ साइकिलिंग। रीशोरिंग मीन्स ब्रिंगिंग बैक द प्रोडक्शन ऑफ टू द होम कंट्री। मतलब और तो तुम्हें ख़रीदना पड़ेगा, जो मैंने बताया था बास्टनेसाइट, लोपा राइट और मोनासाइट, वो तो तुम ले आ सकते हो वियतनाम से, बट प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करो इंस्टेड ऑफ वियतनाम। फ्रेंड शोरिंग है तो अगर तुम्हारा अलाइड नेशन है तो वहाँ पे करो। कंट्रीज़ आर सीकिंग ऑल्टरनेटिव्स इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नाउ ग्लोबल एफर्ट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। क्या किया जा रहा है? देखो, एक इनिशिएटिव लिया गया था यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के द्वारा, क्रिटिकल मिनरल्स मैपिंग इनिशिएटिव 2019 में। देन यूएन में यूएन सेक्रेटरी जनरल्स पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स, और एक है ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप बिटवीन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू फोकस ऑन सप्लाई चेन ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स दैट आर मोस्ट रेलेवेंट फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, डिफेंस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इसका हिस्सा इंडिया भी है, तो इसलिए एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडिया भी है, देखो यहाँ पे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी क्रिटिकल मिनरल्स मैपिंग इनिशिएटिव वो पुराना हो गया है, 2019 का, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और कनाडा का। नाउ इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोडक्शन, लॉन्च ऑफ द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। एक नेशनल लेवल पे मिशन बनाओ, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, अनाउंस्ड इन द बजट 24-25 टू सिक्योर इंडियाज़ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। तो ये ठीक किया है, बना भी दिया है इन्होंने लेटेस्ट बजट में। And the Mines and Minerals Amendment Act 2023 now allows private companies to bid for the exploration of critical minerals including rare earth minerals. ये भी पॉइंट अच्छा है। MMDR में जो Mines and Minerals Development Regulation Amendment हुआ 2023 में, उसमें प्राइवेट कंपनीज को भी एक्सप्लोरेशन अलाउ कर दिया, मतलब एक्सप्लोरेशन करने के लिए बिडिंग अलाउ कर दी, टू बिड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, बाकी इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकता है जॉइंट प्रोजेक्ट। ठीक है, और और जगह एक्सप्लोर कर सकता है। अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिस्कवर्ड अराउंड ह्यूज सोर्स ऑफ इन सिटू रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन बलोत्रा राजस्थान। तो बलोत्रा राजस्थान का नाम याद रखो बस। ठीक है, रेयर एलिमेंट्स ऑक्साइड मिले थे यहाँ पे। और कंक्लूजन ये हो सकता है कि टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना for rare earth elements, countries may build strategic inventories, boost domestic production, and invest in advanced refining technologies. Deep sea exploration and recovery from secondary sources offer additional supply avenues. Streamlined regulation and private sector incentives are essential to accelerate self-reliance in the rare earth elements value chain. अब इसके बाद इंडिया श्रीलंका रिलेशंस है, और अब ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो इसको बाद में देखते हैं। चाइना के साथ इम्पोर्टेंट था, ठीक है, तो अभी रोकते हैं इसको। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। इसलिए अब देख रहे हैं क्योंकि मोदी अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया गए थे। तो आउटकम क्या था जाने का? देखो, एक SPC निकल के आया। द सेकेंड इंडियन सऊदी अरेबिया SPC क्रिएटेड 2 न्यू मिनिस्टेरियल कमिटीज़ ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, टूरिज़म एंड कल्चरल कोऑपरेशन अंडर इट। ठीक है, तो मिनिस्टर टू मिनिस्टर लेवल पे 2 कमेटी बनाई गई है, एक डिफेंस एंड टूरिज़म और एक डिफेंस कोऑपरेशन
और दूसरी टूरिज़म एंड कल्चर के लिए। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुआ था अभी जब मोदी गए थे। तो फिर से बता दे रहे हैं, एक मिनिस्टर टू मिनिस्टर लेवल पे 2 कमिटीज़ बनाई गई थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, एक डिफेंस कोऑपरेशन और दूसरा टूरिज़म एंड कल्चर के लिए, ठीक है। अच्छा, सो इंडिया इज़ द 4th कंट्री आफ्टर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना टू फॉर्म सच अ काउंसिल विद सऊदी अरेबिया, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये देखो है हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट। एक टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट बनाया गया था, एम्स टू फास्ट ट्रैक द सऊदी अरेबियाज 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी, टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर की सेक्टर्स इन इंडिया। बेसिकली सऊदी अरब को 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, ठीक है। उसके लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई गई है, हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया of worth 100 billion US dollars. Also, both sides agree to collaborate on establishing 2 refineries in India. 2 refineries भी बनाएंगे दोनों मिलके इंडिया में, और बाकी तो ये सब छोड़ो। देन अब दोनों के लिए, सऊदी और इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है बायलैटरल रिलेशनशिप बनाना? देखो अभी क्या था कि इंडिया और सऊदी टाइज रिफ्लेक्ट इंडियाज़ मिडल ईस्ट पॉलिसी शिफ्ट, थोड़ा सा अभी चेंज हो रहा है। पहले क्या था कि केवल रेमिटेंसेस एंड रिलीजियस डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द हमारी फॉरेन पॉलिसी रहती थी सऊदी अरेबिया के साथ, रेमिटेंसेस एंड रिलीजियस डिप्लोमेसी। लेकिन अभी इंडिया हैज़ एंटर्ड अ न्यू एरा ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फ्लोज, स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स एंड जॉइंट डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एट्सेट्रा। Hence, India's engagement with Saudi Arabia is not an outreach; it is a realignment of relation. ठीक है. For example, upgradation of hydrocarbon energy partnership to a comprehensive energy partnership for renewable petroleum and strategic reserves. तो ये एक हुआ है. फिर strengthening bilateral relations, diplomatic relations between India and Saudi Arabia were established in 1947. Consequently, the Riyadh Declaration 2010 elevated ties to a strategic partnership. फिर बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट्स, अल मुहद अल हिंदी, ये नेवल जॉइंट एक्सरसाइज कह सकते हैं, और सदा तनसीक, ये आर्मी लेवल पे जॉइंट डिफेंस एंगेजमेंट है। बोथ पार्टनर्स इन रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड कॉरिडोर, एग्जाम्पल इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम आयोन्स, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF, एंड कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो ये छोड़ो, बस देखो यहाँ पे भी तुमको इसका भी नाम लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये देखो रियाद डिक्लेरेशन एक आया था 2010 में, जो कि इंडिया और सऊदी का जो बायलैटरल रिलेशन बना था 1947 में, उसको एग्जॉल्ट कर दिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में 2010 में, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखो, जिसके तहत फिर और बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट भी होने लगा। अच्छा, ऊपर हमने देखा था कि पहले हमारा क्या था, रेमिटेंस और रिलीजियस डिप्लोमेसी ज़्यादातर था, बट अभी वो शिफ्ट होके मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है, इंक्लूडिंग कैपिटल इनफ्लो, डिफेंस जॉइंट प्लेटफॉर्म्स एट्सेट्रा, ठीक है। और ये हाल ही की विज़िट बता सकते हो, जिसके तहत मोदी के जाने के बाद फिर एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया था, 100 बिलियन US$ सब इन्वेस्ट करेगा सऊदी इंडिया में, 2 रिफाइनरीज खोलेगा, और 2 कमेटी बनाई मिनिस्टर टू मिनिस्टर लेवल पे, एक डिफेंस और एक टूरिज़म एंड कल्चर के लिए। तो ये सब हुआ था अभी मोदी के जाने के बाद। नाउ अब इंडिया के लिए क्या फ़ायदे हैं? देखो, सऊदी अरेबिया इज़ अ की सप्लायर ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, सऊदी अरेबिया रिमेन इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑल्सो इट वॉज द 3rd लार्जेस्ट LPG सप्लायर। तो इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड ऑयल का, और तीसरा लार्जेस्ट सोर्स है LPG का भी। तो इस लिहाज से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिहाज से, सऊदी अरेबिया इज़ अ की सप्लायर ऑफ क्रूड एंड LPG टू इंडिया। दूसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फॉर इंस्टेंस, बायलैटरल ट्रेड रीच्ड 43 बिलियन US$। हालांकि ये बात अलग है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, बट ग्रोइंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है इंडिया और सऊदी के साथ। 43 बिलियन हो चुका है, मेकिंग सऊदी अरेबिया 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। फिर एक ये है खलीजी कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक एक्चुअली फाइनेंशियल फर्म है, ये काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में। तो खलीजी कैपिटल एक बेसिकली सॉवरेन वेल्थ फंड है, इसी के माध्यम से सऊदी अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करता है। तो 2019 में ही ये बात हुई थी कि $100 बिलियन इन्वेस्ट होगा, बट वो अभी तक पूरी तरह हो नहीं पाया है। अभी तक $10 बिलियन के आसपास सऊदी ने इन्वेस्ट किया है 2019 के बाद से, बट उसको 100 तक ले जाना है, और उसमें इसका रोल काफ़ी अच्छा रहेगा खलीजी कैपिटल का। देन
पीपल टू पीपल कल्चरल टाइज, देखो रेमिटेंस और रिलीजियस तो हमारा हिस्टोरिकल को मतलब मुद्दा रहा है। तो इनवर्ड रेमिटेंस देखा जाए तो लगभग 7%, 6 से 7% इंडियाज़ टोटल इनवर्ड रेमिटेंस में कंट्रीब्यूट करता है सऊदी अरेबिया। और रिलीजियस टाइज़ में देखो हमारे जाते हैं मुस्लिम्स हज के लिए, तो 2025 में और इंक्रीज्ड कोटा अलाउ हुआ है सऊदी की तरफ से, विच शोज़ डीपनिंग रिलीजियस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी। बाकी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी हुआ है, जैसे कि सऊदी फैसिलिटेटेड अरेस्ट ऑफ ज़बियुद्दीन अंसारी, जो कि 2008 मुंबई अटैक में दोषी पाए गए, और डिपोर्टेशन ऑफ अब्दुल सलाम, जो कि फ़ेक करेंसी रैकेट में इंडिया के द्वारा पकड़े गए, तो सऊदी ने डिपोर्ट कर दिया अब्दुल सलाम को भी। तो काउंटर टेररिज्म में भी इंडिया और सऊदी का मतलब जॉइंट कोऑपरेटिव एफर्ट है, ठीक है। फिर सूडान में भी कुछ इंडियंस फंसे थे, कन्फ्लिक्ट हुआ था सूडान में, तो फिर ऑपरेशन कावेरी के तहत सऊदी ने मदद की थी, ठीक है। सऊदी enabled the evacuation of 3,500 Indians strangled in the conflict that hit Sudan। फिर एक चीज़ यह है कि सऊदी हमेशा मॉडरेट इस्लाम को प्रीच करता है, ना कि रेडिकल इस्लाम जो कि पाकिस्तान का है। तो ये काफ़ी वाइटल है इंडिया के लिए। तो गिवन द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंटरलिंकेजेस बिटवीन द मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया, radical ideologies from Middle East often spill in South Asia, home to 600 million Muslims, जिसमें 400 मिलियन तो अलोन इंडिया में है मुस्लिम्स। तो सऊदीज सपोर्ट फॉर मॉडरेट इस्लाम इज़ एक्चुअली वाइटल फॉर इंडिया, ठीक है, टू बिहेव एज अ काउंटर और चेक फॉर रेडिकल इस्लाम एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान या ईरान कह सकते हैं, ठीक है। देन अब सऊदी के लिए क्या है, छोड़ो ये। लेकिन अगर सऊदी अरब की नज़र से देखा जाए तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन सऊदी अरेबिया हैव आल्सो इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, रीचिंग अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन एज ऑफ 2023। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन अब देखो चैलेंजेस क्या हैं सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में। देखो लेबर एंड माइग्रेशन पॉलिसी, सऊदी अरेबिया साउदाइजेशन पॉलिसी मैंडेट्स लोकल हायरिंग कोटास। वहाँ पे ऐसा है कि वो लोग लोकल को ही मतलब कोटास को हायर करते हैं, तो हमारे माइग्रेंट्स के लिए जॉब्स लिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी ट्रेड इम्बैलेंस हम बता ही चुके हैं कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद सऊदी अरेबिया अभी हाल ही में लगभग $30 बिलियन के आसपास हो गया था 22-23 में, तो बढ़ता ही जा रहा है। बाकी ये अरामको जो कंपनी है सऊदी की ऑयल रिफाइनरी कंपनी, उसने जो इंडिया के साथ मिलके जॉइंट वेंचर के रूप में महाराष्ट्र में ऑयल रिफाइनरी खोलने का जो था स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, उसमें दिक्कत हो रही है, डिलेज ड्यू टू लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस इशूज़ इन महाराष्ट्र। तो ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। और ठीक है, और दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो चैलेंज ये सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में, एक ये है कि सऊदी अरेबियाज़ continued economic support to Pakistan presents a complex dynamic given India's strategic concerns in that region। तो अब सऊदी अरेबिया कभी कभी पाकिस्तान को भी जो है सपोर्ट कर बैठता है, जो कि फिर इंडिया के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स डायनामिक बन जाता है, ठीक है, गिवन इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स इन दैट रीजन। दूसरी चीज़ जियोपॉलिटिकल मिसअलाइनमेंट्स भी होते हैं कभी कभी, जैसे इंडियाज़ क्लोज टाइज विद ईरान एंड सऊदी अरेबियाज़ डीपनिंग पार्टनरशिप विद चाइना क्रिएट्स स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस। देखो सऊदी अरेबिया कभी कभी कोऑपरेट कर लेता है चाइना के साथ, तो वो हमारे हित में नहीं है, ठीक है, और उसी तरह से इंडिया कभी कभी कोऑपरेट कर लेता है ईरान के साथ, तो वो सऊदी के लिए शायद अच्छा नहीं है। तो ये जियोपॉलिटिकल मिसअलाइनमेंट्स भी हैं और जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस भी हैं, जैसे कि कभी सऊदी अरेबिया इकोनॉमिक सपोर्ट कर देता है पाकिस्तान को, जो हमारे लिए नहीं अच्छा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो यही है, ठीक है। अब इंडिया यूएई रिलेशन में देखना है हमको। तो अभी हाल ही में क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आए थे, हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। अब उनके आने के बाद फिर क्या हुआ कि भारत मार्ट का एक अनाउंसमेंट हुआ था, और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड स्ट्रेंथन द इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, IMEEC इसका फुल फॉर्म है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका अनाउंसमेंट हुआ था, और एक भारत मार्ट का अनाउंसमेंट हुआ था। द भारत मार्ट इज़ इंडियाज़ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी विच वुड हेल्प द इंडियन एक्सपोर्ट्स टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। दिस इज सिमिलर टू चाइनाज ड्रैगन मार्ट।
तो एक तो ये हो गया. देन शिप रिपेयर क्लस्टर्स खोले जाएंगे कोची और वाडीनार में, एक्सपेक्टेड टू एनहांस इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस. अब और अदर इनिशिएटिव्स, इंडिया यूएई फ्रेंडशिप हॉस्पिटल दुबई में खोला जाएगा. ठीक है, तो एक इंडिया यूएई फ्रेंडशिप हॉस्पिटल इन दुबई. फिर आईआईएम अहमदाबाद दुबई कैंपस खोला जाएगा. एंड दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया ऑफिस टू फर्दर डीपन इकोनॉमिक कोलैबोरेशन. दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज इंडिया ऑफिस, तो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस एक इंडिया में खोला जा रहा है. तो ये सब दिखा रहा है कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा है. अच्छा, क्यों ज़रूरी है सिग्निफिकेंस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएई? तो देखो 2015 के बाद, सिंस प्राइम मिनिस्टर्स 2015 विजिट, first in 34 years, relations have significantly deepened from what used to be a buyer-seller relationship into a comprehensive strategic partnership. ठीक है, 2017 onwards. UAE was invited as a guest country. Only 9 guest countries were invited to the G20 summit I held under India's presidency. तो देखो ये important बात है कि as a guest country के रूप में UAE को भी इन्वाइट किया गया था जब इंडिया प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा था G20 की. तो UAE को भी एज अ गेस्ट कंट्री इन्वाइट किया गया था. एक तो ये पॉइंट हो गया. उसके बाद ये है कि बोथ कंट्रीज़ एक्टिवली एंगेज इन की इंटरनेशनल ग्रुपिंग सच एज ब्रिक्स में भी हैं, I2U2 में भी हैं. इंडिया, इजराइल, UAE, USA, I2U2 एंड द UAE, फ्रांस, इंडिया, UFI ट्राइलेटरल. ब्रिक्स तो छोड़ सकते हो, I2U2 याद रखना है. और इंडिया, UAE और यूरोप, सॉरी नॉट यूरोप, इंडिया, UAE एंड फ्रांस ट्राइलेटरल, UFI. UFI क्या है? UAE, फ्रांस और इंडिया ट्राइलेटरल. तो एक ये और एक I2U2, ये दोनों इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स का जिक्र करना ज़रूरी है. तो इंडिया और UAE दोनों एक्टिवली एंगेज करते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे. बाकी UAE वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट कंट्री जब इंडिया होस्ट कर रहा था G20. इंडिया UAE इज़ एक्सपेंडिंग रोल इन रीजनल कोऑपरेशन कैसे क्या है? तो ये हमने बताया एक नया कॉरिडोर बनने जा रहा है, IMEEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें यूरोप का भी कोऑपरेशन ज़रूरी है. द एग्रीमेंट फॉर एन इंटरगवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ऑन द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर फैसिलिटेट्स मल्टीलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द UAE. इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम, आयोन्स क्या है? बोथ कोलैबोरेट टू इंश्योर फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है आयोन्स, जिसके तहत सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्री रखा जाए, उसको इंश्योर किया जाता है. फिर नेवल एंगेजमेंट्स एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस, तो कुछ बायलैटरल ड्रिल्स होती हैं, जैसे डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच होता है, और डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच होता है टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम. ये देखो नेवल वाला है दोनों. डेजर्ट स्टॉर्म और डेजर्ट नाइट और डेजर्ट साइक्लोन एज वेल एज पैसेक, ये सब भी याद रख सकते हो. डेजर्ट साइक्लोन एंड डेजर्ट नाइट, ये नेवल एंगेजमेंट्स हैं या जॉइंट एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो ये सब हैं सिग्निफिकेंस. क्यों चाहिए बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड UAE? फिर से बता दे रहे हैं क्यों चाहिए. क्योंकि एक तो ये दोनों मिलते हैं I2U2 में और UFI में, UAE, फ्रांस और इंडिया ट्राइलेटरल में. तो ये हो गया. फिर आयोन्स में भी मिलते हैं, दैट इंश्योर्स द फ्री एंड सिक्योर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड UAE. फिर कुछ जॉइंट नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती हैं, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट नाइट, पासेक्स वगैरह. ठीक है, इंडिया UAE का. और G20 में जब था तो इंडिया ने एज अ गेस्ट कंट्री UAE को बुलाया था. तो ये हो गया. और अभी हाल ही में जब ये आए थे तो फिर भारत मार्ट और IMEEC का जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, उसके बारे में भी अनाउंसमेंट किया गया था. तो भारत मार्ट तो क्या है कि इट इज़ इंडियाज़ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी विच वुड हेल्प द इंडियन एक्सपोर्ट शोकेस देयर प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ, जस्ट लाइक चाइनाज ड्रैगन मार्ट. और इंडिया UAE का इकोनॉमिक कोलैबोरेशन दिखता है हमको. IIM अहमदाबाद का एक कैंपस खोला गया है वहाँ पे, और दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक ऑफिस खोला गया इंडिया में. इंडिया UAE फ्रेंडशिप हॉस्पिटल भी खोला गया है दुबई में. तो ये सारी वजहें हैं कि इनके बीच बायलैटरल रिलेशंस इम्प्रूव होना चाहिए या बने रहना चाहिए. अब इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है? देखो, इंडियाज़ की एनर्जी पार्टनर, जस्ट लाइक अभी हमने ऊपर देखा था, सऊदी अरेबिया का थर्ड लार्जेस्ट LPG और थर्ड लार्जेस्ट क्रूड सोर्स था इंडिया के लिए सऊदी. अब ये फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड सेकंड लार्जेस्ट LNG एंड LPG है UAE की अगर बात करें. तो अगर रैंक नहीं लिख सकते तो ऐसा बता दो कि UAE इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल सप्लाई एंड LNG एंड LPG.
फिर UAE इज़ द ओनली नेशन इन द रीजन टू ऑफर टू स्टोर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया। तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनवाने में इंडिया की मदद करता है। UAE इज़ द ओनली नेशन इन द रीजन टू ऑफर टू स्टोर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है। नाउ रोबस्ट ट्रेड रिलेशंस, फॉर इंस्टेंस अब ये हमारा UAE के साथ 85 बिलियन था 2022-23 में। ठीक है। और जो कि 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सऊदी अरेबिया था, तो ये UAE जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन UAE है हमारा, तो ये इस लिहाज से इंडिया के लिए बहुत की है। तो UAE इज़ द ओनली नेशन इन द रीजन टू ऑफर टू स्टोर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया, और 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ LNG और LPG ये भी है। तो ये हो गया। दैन UAE इज़ द ओनली कंट्री विच इंडिया हैज़ बोथ अ ट्रेड एग्रीमेंट SEPA 2022 एंड एन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT 2023। अब ये छोड़ो, अब ये क्या है जो SEPA हमने अभी बताया, इसका एक टारगेट है टू टेक बायलैटरल नॉन ऑयल ट्रेड टू $100 बिलियन लेवल बाय 2030। ठीक है। तो SEPA बस याद रखो, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्या इसका फुल फॉर्म है यार? SEPA 2022 हुआ था जिसका टारगेट ये था कि टू टेक इंडियाज़ UAE नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड टू लेवल्स ऑफ $100 बिलियन बाय द ईयर 2030। ऑल्सो UAE इज़ द 7th लार्जेस्ट इन द टोटल FDI रिसीव्ड इन इंडिया। 7th लार्जेस्ट है टोटल FDI रिसीव जो इंडिया करता है, उसमें से 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा FDI UAE देता है इंडिया को। ठीक है। और फिर द इंडियन expatriate community in the UAE numbers approximately 3.5 million, making it the largest ethnic group in the country. The UAE was a key contributor to India's remittances inflows in the financial year 2024, accounting for 19.2% of the total. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। रेमिटेंस ऑलमोस्ट 20% रेमिटेंस हमारा UAE से आता है। ठीक है। और BAPS मंदिर क्या है? फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन UAE इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द गल्फ रीजन। ये बाप्स मंदिर BAPS मंदिर अभी UAE में खोला गया है। तो ये सब है। और UAE का क्या फ़ायदा है? तो देखो, जो अभी SEPA हमने बात की थी, तो उसके तहत UAE's enhanced market access under SEPA, तो टैरिफ इंडिया ने रिड्यूस कर दिया। ओवर 80% ऑफ प्रोडक्ट्स एंटरिंग इंडिया फ्रॉम UAE। ठीक है। तो अब UAE से 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बहुत कम टैरिफ पे इंडिया में आके बिक रहे हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस फॉलोइंग SEPA UAE's एक्सपोर्ट्स टू इंडिया रोज बाय 7%। तो ये उनके लिए फ़ायदा था। बाकी इंडिया प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी एज UAE's एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटी ओनली 0.7% arable land makes it highly dependent on food imports. India's extensive agricultural base is a natural partner. Example platforms like AgriOta links Indian farmers directly with UAE markets. तो ये एक है इंडिया प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास एरेबल लैंड बहुत कम है और हमारे पास बहुत है। तो थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक AgriOta इंडियन फार्मर्स डायरेक्टली लिंक विद UAE मार्केट्स, एग्री मार्केट्स। ठीक है। अब चैलेंजेस वही हैं। अब ये देखो, एक चैलेंज होता है द कफाला सिस्टम इज़ अ स्पॉन्सरशिप बेस्ड लेबर सिस्टम इन गल्फ कंट्रीज़ वेयर द एम्प्लॉयर्स हैव कंट्रोल ओवर फॉरेन वर्कर्स लीगल स्टेटस इंक्लूडिंग द वीज़ाज एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। तो ये काफ़ी ड्रकोनियन होता है। द UAE's कफाला सिस्टम हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू लेबर अब्यूजेस एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है। यही लिख देना, मतलब चैलेंजेस इन इंडिया UAE रिलेशनशिप। और एक ट्रेड इम्बैलेंस हो गया, ट्रेड डेफिसिट के बारे में लिख सकते हो। बाकी हाँ, ये है रीजनल क्राइसिस है वहाँ पे, और एक वही मिसअलाइनमेंट वाला बात यहाँ भी लागू करता है, अभी बता रहे हैं। द वॉर इन गाज़ा एंड हाउथी अटैक्स इन द रेड सी हैव अफेक्टेड सम रीजनल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। बट वो छोड़ो, ये ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इंडिया ईरान वर्सेस UAE चाइना डायनेमिक्स। अब UAE भी चाइना के साथ कभी कभी कोऑपरेट करने लग जाता है, तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। वहीं इंडिया ईरान के साथ कभी कभी करने लगता है। तो इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद ईरान स्पेशली ओवर रीजनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी इंटरेस्ट्स कैन समटाइम्स क्लैश विद UAE's ग्रोइंग टाइज विद चाइना। ठीक है। तो ये हो गया। कंक्लूजन में लिख सकते हैं इंडिया UAE relations have evolved into a strategic partnership marked by strong trade ties and cooperation. However, challenges like geopolitical balancing, energy debates and labor concerns must be navigated carefully. ठीक है कि ये 6th BIMSTEC समिट है, अभी हाल ही में हुई थी। तो द 6th, इसका नंबर याद रखना है
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो बेसिकली ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखने हैं, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव तो ठीक है, कोई भी पकड़ लेगा। देन इसका जो थीम था इस बार, प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन, प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन थीम थी, और ये बैंकॉक में हुई थी इस बार, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थाईलैंड था इस बार। ठीक है, तो थाईलैंड ने चेयर किया था और बैंकॉक में हुआ था, प्रॉस्परस रेजिलिएंट करके कुछ थीम थी। अब इसमें इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे? सो बिम्स्टेक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात की गई थी, टू बी सेट अप इन इंडिया ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली मुख्य देखा जाए तो एग्रीकल्चर में R&D और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, बिम्स्टेक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में बनाने की बात हुई थी। और एक बोधी कॉन्सेप्ट लेके आए, जैसे बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किलिंग द यूथ थ्रू ट्रेनिंग एंड स्कॉलरशिप्स टू प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। तो ये बोधी लेके आए थे अंडर द एम्बिट ऑफ बिम्स्टेक। तो उसका मेन मकसद क्या है? स्किलिंग ऑफ यूथ है मोटा मोटा, ठीक है, थ्रू ट्रेनिंग। तो अब स्किल करने के लिए भी कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, बिल्डिंग जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेंगे, स्किल्स सीखेंगे। तो उसी का फुल फॉर्म है ये, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो बोधी भी लेके आए थे, एक बिम्स्टेक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और बोधी। उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आए, इंडिया टू कंडक्ट अ पायलट स्टडी असेसिंग इट्स नीड इन द रीजन। ठीक है, इसके लिए भी एक स्टडी करने की बात की। दैन strengthening people to people linkages, India to host first BIMSTEC games in 2027। ये भी एक अच्छा मतलब बात की इंडिया ने इस बार। इंडिया वुड आल्सो होस्ट BIMSTEC ट्रेडिशनल म्यूज़िकल फेस्टिवल। तो एक तो ट्रेडिशनल म्यूज़िकल फेस्टिवल भी होस्ट करेगा और BIMSTEC गेम्स ऑफ 2027 भी होस्ट करेगा इंडिया। इसके बाद देखा जाए तो अदर आउटकम्स में establishing BIMSTEC Chamber of Commerce with the organization of BIMSTEC Business Summit annually, एक BIMSTEC चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने की भी बात की गई थी। दैन BIMSTEC बैंकॉक विजन 2030, ये एक विजन लेके आए, आउटलाइनिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू बिल्ड अ प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन और प्रो BIMSTEC बाय 2030, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो यही है सब, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे आपस में जो देश हैं BIMSTEC में 2030 तक। तो बैंकॉक विजन 2030 यही है, increased economic integration and connectivity between the nations of BIMSTEC by 2030। उसके बाद MOUs with Indian Ocean Rim Association and UN Office on Drugs and Crimes to institutionalize partnership in shared priority areas। Then adoption of rules of procedures for the BIMSTEC mechanism। ठीक है, ये सब छोड़ो, अब कुछ BIMSTEC के बारे में हिस्ट्री देख लो। BIMSTEC बना था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, और it was originally formed with only 4 members, that is बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और इसमें BIST इस तरह से याद रख सकते हो, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसका सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में है, और इसमें 7 मेंबर्स आज की डेट में हैं। तो ये बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड 4 तो यही हो गया। इनके अलावा एक भूटान आ गया है नया, एक म्यांमार आ गया है और एक नेपाल आ गया है, तो 7 हो जाते हैं। देन BIMSTEC का एक अपना चार्टर है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द गोल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द BIMSTEC। इट वाज फाइनलाइज्ड इन द 5th समिट 2022 इन श्रीलंका। देखो BIMSTEC चार्टर ये कब बन के आया था? तो ये 5th समिट जो कि श्रीलंका में होस्ट हुई थी वहाँ पे। अभी जो 6th वाली है वो तो थाईलैंड बैंकॉक के आसपास हो रही है। Charter confers legal personality on the grouping and paves the way for external partnerships and admissions of observers and new members। तो एक लीगल आइडेंटिटी प्रदान करता है BIMSTEC प्लेटफॉर्म को और उसके मेंबर्स को। इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस, दो मुख्य इसका था BIMSTEC चार्टर का, एंड ensuring peace and stability in the Bay of Bengal region। फिर 7 प्रायोरिटी एरियाज़ है ये। अब ये सब छोड़ो,
देखो 7 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं बिम्स्टेक के अंतर्गत, या बिम्स्टेक चार्टर कह सकते हो, नहीं बिम्स्टेक के अंदर, और हर प्रायोरिटी एरिया एक कंट्री को सौंप दी गई है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बांग्लादेश को जिम्मेदार किया, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए भूटान को, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए नेपाल को, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए म्यांमार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए श्रीलंका को, और कनेक्टिविटी के लिए थाईलैंड। इंडिया इज़ द लीड कंट्री फॉर सिक्योरिटी पिलर, और इंडिया को सिक्योरिटी वाला दे दिया, अंडर विच देर आर 3 सब सेक्टर्स: काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इन सब चीज़ों के लिए इंडिया को जिम्मेदार दे दिया। फिर हाउ बिम्स्टेक कैन हेल्प रियलाइज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो अब बिम्स्टेक क्या कर सकता है कि एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क, सो सार्क्स प्रोग्रेस हैज़ बीन हैम्पर्ड बाय इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। तो बिम्स्टेक एक्सक्लूड्स पाकिस्तान, ऑफरिंग इंडिया मोर फंक्शनल प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हालांकि सार्क में भी इंडिया का काफ़ी बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव था, बट उसमें पाकिस्तान होने की वजह से वो एक तरह से पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म ही स्टॉल हो गई है। तो उस लिहाज से बिम्स्टेक एक अन्य ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर के आता है, एंड इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। दूसरी चीज़, सार्क जो है वो रिमेन्स लार्जली डिफंक्ट ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, स्पेशली इंडियन पाकिस्तान राइवलरी। वही बात हो गई पिछले वाला पॉइंट की। नाउ बिम्स्टेक aligned with India's foreign policy, BIMSTEC aligns closely with India Act East and Neighborhood First policies. Act East and Neighborhood First policies के तहत BIMSTEC खरा उतरता है। It could also be seen as aligning with India's broader goal of enhancing trade and security in the IOR region and supporting the Indo-Pacific vision championed by Quad countries। ठीक है, ये ना भी याद करें तो चलेगा। BIMSTEC as a strategic bridge between South Asia and Southeast Asia, ये भी अच्छा पॉइंट है। effectively linking India with the ASEAN countries, a few of the ASEAN countries through member states like Thailand and Myanmar, चूँकि इसमें आ जाते हैं, वो दोनों ASEAN के भी prominent members हैं। तो their BIMSTEC provides a strategic bridge between South Asia and Southeast Asia. A stronger partnership between ASEAN and BIMSTEC could create a broader Indo-Pacific framework that connects continental and maritime Asia. इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमोट्स इंडियाज़ इंटरेस्ट्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड हेल्प्स इन सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड राउट्स। बिम्स्टेक ये भी एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को प्रदान करता है कि इंडिया के इंटरेस्ट्स बे ऑफ बंगाल रीजन में मतलब स्थिर रहें, इंटैक्ट रहें, साथ ही साथ मैरीटाइम ट्रेड राउट्स सिक्योर रहें। कोई पायरेसी हो तो उसके विरुद्ध एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी हो पाएँ, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है। दिस ऑल्सो अलाइंस इफेक्टिवली विद इंडिया सागर इनिशिएटिव दैट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये पॉइंट अच्छा है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेशली ट्रेड राउट्स और एंटी पायरेसी ऑपरेशन अलाइंस विद इंडिया सागर इनिशिएटिव। फिर साउथ एशियन इंटीग्रेशन फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये वाला छोड़ दो। मेरे ख्याल से एक कुछ म्यांमार के साथ सितवे पोर्ट के बाईपास करते हुए कुछ अपना इंडिया बना रहा है, एक बार उसको कंफर्म कर लेना, तो वो पॉइंट भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। नाउ इश्यूज़ विद बिम्स्टेक, अब इसमें क्या है कि स्लो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस है। द चार्टर इन्फोर्स्ड आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन, जस्ट 6 समिट अभी तक हुई हैं, जबकि देखो 1997 से बना चुका है और चार्टर बनने में 27 साल लग गए। देन इंक्लूडिंग द करेंट वन हैव बीन हेल्ड इन द लास्ट 27 ईयर्स। उसके बाद इसमें इस समय बिम्स्टेक में फाइनेंशियल और मैन पावर असिस्टेंस की कमी है फॉर ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। बाकी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस देखा जाए तो चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द member countries through Belt and Road Initiative creates strategic concerns for India. All BIMSTEC member countries except India and Bhutan are part of the BRI projects, giving China strategic leverage across South and Southeast Asia. तो अब इंडिया तो BRI का हिस्सा है नहीं और भूटान नहीं है, बट अदर कंट्रीज़ दे आर ऑल पार्ट ऑफ द BRI। तो वहाँ पे एक अगेन क्या कह सकते हैं कि एक तरह से स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस हो जाता है सभी देशों के बीच इस BRI के कॉन्टेक्स्ट में। फिर लो इंट्रा रीजनल ट्रेड, डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड रिमेन्स रिलेटिवली लो, दैट इज़ 6 to 7% ऑफ द टोटल ट्रेड, इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो एटलीस्ट ये भी नहीं दिखता कि हम तो म्यांमार के साथ बहुत ट्रेड कर दिए हैं या थाईलैंड वगैरह
या नेपाल वगैरह। तो लो इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। द बिम्स्टेक FTA इनिशिएटेड इन द 2004 रिमेन्स अनइम्प्लीमेंटेड डिस्पाइट न्यूमरस नेगोशिएशंस। ये बहुत ही मतलब एक सेटबैक की नज़र से देखा जा सकता है कि हालांकि अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है बिम्स्टेक का, बट उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं ये 2004 से। बाकी देखा जाए ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एक जो बन रहा है, और ये BBIN भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट आर फेसिंग कंसिडरेबल डिलेज। तो एक BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इसके इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स आ रहे हैं। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, देखो जैसे कि श्रीलंका में है। सो इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस एंड कन्फ्लिक्ट्स इन मेंबर स्टेट्स लाइक म्यांमार नेपाल एंड श्रीलंका डाइवर्ट अटेंशन एंड रिसोर्सेज हिंडरिंग रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन मेंबर्स, एग्जांपल बांग्लादेश एंड म्यांमार ओवर द रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। तो BIMSTEC represents a functional and forward-looking grouping that aligns well with India's geopolitical and economic interests, especially in the light of SAARC's stagnation. तो हाँ, फंक्शनल और फॉरवर्ड लुकिंग ग्रुपिंग तो है, और इंडिया के जियोपॉलिटिकल एज वेल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने की एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ SAARC। लेकिन इसमें अभी काम करना बाकी है। तो ये एक हो गया आर्टिकल। फिर इंडियन डायस्पोरा पे ये क्या लिखा हुआ है, ये ज़रूरी है क्या करना, मुझे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। अच्छा, ये क्यों न्यूज़ में था, देख लो। स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स रिलीज रिपोर्ट ऑन इंडियन डायस्पोरा ओवरसीज़। अच्छा ठीक है, देखते हैं, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा इंडियन डायस्पोरा के बारे में लिखा है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि अभी एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक कमेटी बनाई गई है विच हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट ऑन इंडियन डायस्पोरा ओवरसीज़, ठीक है। अब इसमें काम की चीज़ें बहुत कम है। यही सबको पता है कि डायस्पोरा कौन होते हैं, ठीक है। हु हैड माइग्रेटेड टू फॉरेन लैंड्स फ्रॉम इंडिया आइदर सेवरल जनरेशन अगो इन द रीसेंट पास्ट और लॉन्ग टर्म वीज़ाज इशूड बाय अदर कंट्रीज़ एंड हैव सिंस सेटल्ड अब्रॉड। अब इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, PIOs होते हैं, OCIs होते हैं और NRIs होते हैं। तो PIOs का क्या है कि अ पर्सन हु or whose any of ancestors was an Indian national and who is presently holding another country's citizenship, तो उसको PIO बोलते हैं। वैसे OCI क्या होता है, अब ये इनका थोड़ा ज़्यादा लीगल आइडेंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 7A द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में OCI की डेफिनेशन वगैरह दे रखी है। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 2015 में। और फिर तीसरी कैटेगरी NRI हु इज़ ऑर्डिनरली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर आई थिंक सम X नंबर ऑफ डेज, वो क्राइटेरिया बदलता रहता है, एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। तो NRI हो गया, दैट इज़ मोर इनटू टैक्सेशन कॉन्सेप्ट होता है NRI, इसलिए बनाया गया था। अभी आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑलमोस्ट 35-36 मिलियन इंडियन डायस्पोरा लगभग बाहर रहता है, जिसमें से 16 मिलियन NRIs हैं और ऑलमोस्ट 20 मिलियन PIO एंड OCIs कंबाइंड है, ठीक है। सो दिस डेटा वाज मोर इम्पॉर्टेंट। अप्रॉक्सीमेटली 35.4 मिलियन इंडियन डायस्पोरा आउटसाइड हैं, जिसमें कि लगभग 16 मिलियन NRIs हैं और 20 मिलियन PIOs एंड OCIs। अब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंडियन डायस्पोरा US में है, फिर तुम्हारा UK में है, और फिर कनाडा में है, और उसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ में है, उसके बाद कैरिबियन में सबसे कम है, ठीक है, मतलब रिलेटिवली कम है। अब ये सब छोड़ो, सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। रेमिटेंसेस, मतलब इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री। इनवर्ड फ्लो ऑफ रेमिटेंस ऑलमोस्ट 120 बिलियन पहुंच जाएगा इन दिस करंट ईयर 2025 के आसपास, बट ट्रम्प हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 5% रेमिटेंस टैक्स, तो हो सकता है उसमें कुछ कमी आए, देखते हैं। बाकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, तो ये लोग जाते हैं जहाँ तो फिर अपना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, डांस फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, योगा वगैरह भी पॉपुलराइज कर देते हैं दूसरे देश में, तो इससे इंडिया की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंक्रीज़ होती है। और ठीक है, और यूजुअली हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स ही PIOs OCIs वगैरह होते हैं, तो इनका योगदान रहता है दूसरे देश के इकोनॉमिक इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक है। और कुछ लोग बाहर जाके फिर कंपनीज़ और एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, फिर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी तरह से इनका योगदान होता है। अब इसमें चैलेंजेस ये हैं, देखो इंडियन डायस्पोरा जो आउटसाइड रहता है, एक तो उनको वहाँ पे जहाँ भी रहते हैं ये लोग दूसरे देश में, वहाँ पे उनको वहाँ भी कुछ
कैच होता है, मतलब वोटिंग राइट्स को लेके बहुत ही सीमलेस नहीं होता है इनके राइट्स। और दूसरी चीज़, यहाँ अपने देश में भी ये लोग खुल के वोट नहीं कर सकते, दे हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली इन इंडिया टू कास्ट देयर वोट्स एप्लीकेबल टू NRIs, ठीक है। सो ड्यू टू लॉजिस्टिकल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ओनली अ फ्यू अमंग द रजिस्टर्ड वोटर्स कम डाउन फॉर वोटिंग और ट्रांसफ़र। और दूसरा प्रॉब्लम है कि जो मान लो जैसे फॉरेन जेल में कोई हो, ठीक है, तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस्ड पर्सनस फ्रॉम फॉरेन जेल्स ये भी काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया है। द कमेटी फाइंड that despite having bilateral and multilateral agreements, only 8 Indian prisoners were transferred from foreign countries to India in the last 3 years. तो ये भी काफ़ी जटिल हो गया है। रेड टेपिज़म और सब पेपर वर्क में इतना दिक्कत होता है कि इंडियन प्रिजनर्स अब्रॉड को भेजा नहीं, आसान नहीं है इंडिया में वापस भेजना। तीसरी प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो बाहर जाके किसी जॉब रैकेट्स में फंस जाते हैं। Example, dubious firms involved in fake recruitment job offers through social media channels to Southeast Asian countries to keep them as bonded laborers to carry out cybercrime. और उसकी आड़ में फिर वो साइबर क्राइम करवाते हैं वहाँ पे। चौथा प्रॉब्लम है कि जो बाहर गए थे, कुछ काम किए, फिर वापस आना चाह रहे हैं बिकॉज़ कुछ वहाँ पे तो ऐसा स्ट्रक्चरल डिसरप्शन हो गया रिलेटेड टू देयर करियर, तो वो वापस आते हैं तो उनको री इंटीग्रेशन ऑफ द माइग्रेंट्स इतना आसान और अच्छा नहीं होता है हमारे देश में। जैसे कि द कमेटी नोटेड दैट अबाउट 5.95 या राउंड ऑफ में 6 लाख एमिग्रेंट्स, देखो यहाँ पे ई लग जाता है तो दैट मीन्स समवन इज़ कमिंग बैक टू आवर कंट्री। एमिग्रेंट्स हैव रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बिटवीन द 2019 to 2024 ड्यू टू इकोनॉमिक डिसरप्शन, स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ एंड रिडक्शन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये लोग वापस आते हैं, लेकिन वापस आने के बाद इनका री इंटीग्रेशन उतना अच्छे से नहीं होता है, तो उसके लिए एक नेशनल लेवल पॉलिसी बन जाती री इंटीग्रेशन ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज़, तो अच्छा रहता। देखा जाए तो वैसे इंडिया में केरला ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि अच्छे से ये इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। फिर पांचवा प्रॉब्लम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड। ये अभी हाल में बहुत ज़्यादा चरम पे प्रॉब्लम हो गया है। इट इज़ नोट दैट 403 इंसिडेंट्स ऑफ डेथ्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड have been reported between 2018 to 2024 due to natural causes, accidents, medical conditions, etc. अब ये सब छोड़ो, तो ये कुछ चैलेंजेस मैंने बताए थे जो कमेटी ने हाईलाइट किए थे। तो जैसे एक नेशनल लेवल पॉलिसी होनी चाहिए फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स, जिसमें केरला एकमात्र भी स्टेट है जो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जो प्रोटेक्टिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम ट्रैप, जो मैंने बताया था कि साइबर क्राइम करवाते हैं फिर वहाँ जाके बॉन्डेड लेबर बना देते हैं। तो foreign employers should require Ministry of Human Resource Development and Indian Ministry of External Affairs attested certificates and maintain professional websites with clear contacts and employee feedback on platforms like Glassdoor or LinkedIn. बाकी voting rights देना चाहिए NRI को। Solutions like electrically transmitted postal ballot systems can be looked into for extending the voting rights of NRIs. तो electronically मतलब अभी का ये सिस्टम है कि उनको आना ही पड़ता है अपने देश में वापस वोट करना है, बट ऐसा कुछ करें कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम बनाएं कि वोट वहीं से पड़ जाए। और जो हमारे यहाँ से पढ़ने जाते हैं, इवॉल्विंग पॉलिसी फ्रेमवर्क इज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली इन कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज़, ठीक है। और स्मूदर रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब है। अच्छा ये देख लो, एक एमिग्रेशन बिल 2024 में आया था। कमिटी हैव अंडरस्कोर्ड द pressing need for a comprehensive legislative overhaul to replace the outdated provisions of Immigration Act 1983. इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए और उसके लिए एक बिल भी आया था बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी, उसमें और चल रहा है डेलिब्रेशन, ठीक है। और इस बिल में जो नया बनाने की बात प्रपोज कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट को मतलब सेंट्रल पॉइंट बना के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए, राइट। अब ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं, जैसे सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम था जो इंडिया का लागू था, वो पाकिस्तान के लिए रिवोक हो गया है। सो दे विल नॉट बी परमिटेड टू ट्रैवल इंडिया अंडर द सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम। ये 1992 में वैसे लॉन्च हुआ था और 4th सार्क समिट जो इस्लामाबाद में 1988 में हुई थी उसके तहत ये स्कीम ले आई गई थी, बट अभी इसको रिवोक कर दिया पाकिस्तानी के लिए, ठीक है। और ये सभी के लिए नहीं है, मतलब करंटली द लिस्ट इंक्लूडेड 24 कैटेगरीज ऑफ एंटाइटल्ड पर्सनस, जैसे डिग्निटरीज, जजेस, हायर कोर्ट्स एक्सेट्रा के जजेस वगैरह, ये लोग वीज़ा एग्जाम हैं इंडिया और पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए। फिर ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीट, इन्होंने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स ब्रिक्स नेशंस की मीटिंग हुई है। इनमें दो पिवटल थीम्स आई हैं, एक तो AI और द फ्यूचर ऑफ वर्क, और
दूसरा है कि द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, तो एक तो एआई पे बात हुई है और क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ेगा वर्क पे, इस पे बात हुई है। और ये ब्राज़ील में हुआ था, ये लेबर मंत्रियों का बैठक, ब्रिक्स लेबर मंत्रियों का बैठक, और एक थीम और थी इसमें। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन of the global south for more inclusive and sustainable governance। अब क्या important देखो, the declaration commits BRICS nations to promote inclusive AI policy, advance social dialogue to ensure fair climate transitions, strengthen south-south cooperation। ये 3 objectives कह सकते हैं इसका था। ठीक है, मंत्री बैठक का। फिर BRICS countries are uniquely placed to shape the transformations needed regarding the rights-based use of AI at work through south-south cooperation। ठीक है, छोड़ो। फिर इम्पेटस तो ठीक है, ये सब बोल बच्चन है मेंस के लिए। फिर एशियान इंडिया ट्रेड, देखो ये आईटी का क्या है, एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ये पहले साइन हुआ था, बहुत पहले। कब हुआ था? इंडिया होस्ट्स 8th मीटिंग ऑफ जॉइंट कमिटी ऑन एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो इसकी 8वीं बैठक हुई है। एशियान वैसे बना था बैंकॉक में 1967 में, और बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़। ठीक है, तो आईटी का कब साइन हुआ था? ये 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ है, 9 में साइन हो गया था। और ईच पार्टी शैल अकॉर्ड नेशनल ट्रीटमेंट टू गुड्स ऑफ अदर पार्टीज़ इन लाइन विद गैट 1994। ये नहीं पूछेगा, ईयर इंपॉर्टेंट है 2009-10। फिर बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड एशियान रीच्ड 121 बिलियन इन द ईयर 2023-24। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। एशियान कंट्रीज़ फॉर कंट्रीब्यूट्स फॉर अबाउट 11% शेयर ऑफ इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड। तो इंडिया जितना ग्लोबल ट्रेड करता है उसका अकेले 11% तो एशियान देशों के साथ कर लेता है। ठीक है, तो ये 2009-10 में आईटी का एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब एक्स्ट्राडिशन है। हाल ही में मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था 26/11, उसका जो कोई दोषी पाया गया उसको इंडिया में एक्स्ट्राडाइट किया गया है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब ये लास्ट के कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं न्यूज़ इन शॉर्ट, इनको भी ख़त्म कर लेते हैं पहले। देखो ये मोरैग एक्सिस क्या है, ये देख रहे हो मेडिटेरेनियन सी है, फिर इधर इजिप्ट आता है और इधर गाज़ा स्ट्रिप है, ये डार्कर पिंक में। ठीक है, तो ये जो है इज़राइल हैज़ कम्प्लीटेड द टेक ओवर ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी कॉरिडोर नोन एज द मोरैग एक्सिस। तो मोरैग एक्सिस ये सिक्योरिटी कॉरिडोर है, ये ब्लू लाइन में जो दिख रहा है। दिस एरिया कंसिस्ट मेनली ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड बिटवीन खान यूनिस एंड रफ़ा। ये 2 जगहें हैं, खान यूनिस एंड रफ़ा ये तुम्हें दिख रहा है डॉट, ये डॉट दिख रहा है पर्पल डॉट, दैट इज़ रफ़ा। और ये डॉट देखो, ये खान यूनिस है, और इन दोनों के बीच में ये लाइन तुम्हारी है, दैट इज़ कॉल्ड एज मोरैग एक्सिस। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है मेनली लोकेटेड बिटवीन खान यूनिस एंड रफ़ा, स्ट्रेचिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द गाज़ा स्ट्रिप। अब द नेम मोरैग रिफर्स टू इलीगल इजरायली सेटलमेंट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द रीजन बिटवीन 1972 एंड 2005। तो अब इलीगल क्यों शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो जब इज़राइल हैज़ कम्प्लीटेड द टेक ओवर ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी कॉरिडोर नोन एज द मोरैग एक्सिस। तो एक तो ये मोरैग एक्सिस की बात हो गई। दैन ये है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, ये 2 आइलैंड्स हैं। यूएसए ने अभी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था इंक्लूडिंग हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। तो इनकी लोकेशन देख लेना, ये कहाँ पे पड़ते हैं। सो हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स आर uninhabited sub-Antarctic islands in the southern ocean with no permanent human population. They are administered by Australia. As the only volcanically active sub-Antarctic island, they open a window into the Earth, thus providing the opportunity to observe ongoing geomorphic processes and glacial dynamics. They are also listed as UNESCO World Heritage Sites. तो अगर तुम मैप पे देखोगे ये हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, तो ये अंटार्कटिक ओशन में दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन भी नहीं है, तब भी यहाँ पे 10% टैरिफ लगा दिया यूएस ने। काफ़ी अजीब बात है। उनके जो अप्रैल 2 लिबरेशन डे के तहत ये टैरिफ लगाया गया था। तो हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। बाकी मैप में देख लेना कहाँ पड़ता है, अंटार्कटिक ओशन में कहीं तो पड़ता है। अब ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी एक बांग्लादेश के लिए इंडिया ने बनाई थी अपने ज़मीन पे। तो अभी हाल ही में इंडिया फॉर्मली रिवोक्ड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो द 2020 एग्रीमेंट facilitated export of Bangladeshi goods through Indian land customs stations to ports for destinations in third countries in Europe, West Asia and beyond. India cited logistical challenges such as significant congestion at Indian ports and airports, hindering India's own export processes as primary reason for revoking the agreement. However,
decision also follows strained bilateral relations and recent remarks by Bangladesh government's chief advisor that Bangladesh is the only guardian for all in the Indian Ocean region, denouncing India's role as net security provider. तो इस बैकड्रॉप में इंडिया ने अपना ये 2020 का जो एग्रीमेंट था दैट फैसिलिटेटेड एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेशी गुड्स थ्रू द इंडियन लैंड कस्टम्स स्टेशंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, वेस्ट एशिया एंड बियॉन्ड, उसको रिवोक कर दिया है. हालांकि इंडिया ने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बताया है और सिग्निफिकेंट कंजेशन एंड इनएफिशिएंसीज एट इंडियन पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स हिंडरिंग इंडियाज़ ओन एक्सपोर्ट, ये टेक्निकल रीज़न बताया है. बट अगर इसको जियोपॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो फिर द मेन रीज़न बिहाइंड दैट वाज दैट द रीसेंट रिमार्क्स बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट्स चीफ एडवाइज़र दैट बांग्लादेश इज़ द ओनली गार्डियन फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ऑफिशियली, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्टैचर को हर्ट कर रहा है. इसलिए इंडिया ने ये अपना कर दिया था, रिवोक किया. वैसे देखा जाए तो इंडियाज़ रोल एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. देखो, इंडियाज़ सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन ओशन रीजन विद 7500 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन एंड प्रॉक्सिमिटी टू की चोक पॉइंट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ मलाका है, बाबल मंडेव है. इंडियाज़ महासागर इनिशिएटिव जो है, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, विजन 2025 एज एन एक्सटेंशन ऑफ द 2015 सागर डॉक्ट्राइन. तो सागर को अपग्रेड करके महासागर डॉक्ट्राइन बनाया गया था. ये इंडिया का इनिशिएटिव है फॉर द म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स. तो इंडिया का क्या रोल है, मतलब इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के हैसियत से. तो देखो, ये इनिशिएटिव कर तो रखा है, महासागर इनिशिएटिव है, फिर इंडिया की 7500 लॉन्ग कोस्ट लाइन है और नज़दीक है बाबल मंडेव और स्ट्रेट ऑफ मलाका से. और इंडिया अंडरटेक्स एंटी पायरेसी एंड काउंटर ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस आल्सो इन द IOR रीजन, इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस एज वेल एज काउंटर ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस भी इंडिया करता रहता है. ठीक है, इसलिए इंडिया का रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, बाकी तो पुरानी बातें हैं. अच्छा, एक ये लास्ट में लाइन अच्छी है कि इंडिया के पास एक वेल इस्टेब्लिश्ड क्रेडेंशियल है, हिस्टोरिकली भी देखा जाए, सुनामी वगैरह जो आई थी, एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द नेचुरल क्राइसिस दैट हैपेंस इन द इंडियन ओशन रीजन्स. ठीक है, अब इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ पे नहीं बनेगा तो फिर चाइना का एक्सपैंड इन्फ्लुएंस हो जाएगा. जो उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन ज़रूरी है. और दूसरी चीज़ है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी जो भी होती है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स होते हैं बांग्लादेश वगैरह में, जैसे अभी कोई मोहम्मद यूनिस जब आए थे तो फिर तख्ता पलट हुआ था, तो उसको भी स्टेबल करने के लिए इंडिया का यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्टेटस ज़रूरी है. कुछ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग जोन्स हैं, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल. इसको भी टैकल करने के लिए इंडिया का पोजीशन इन द इंडियन ओशन रीजन काफ़ी तगड़ा होना चाहिए. तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र कर सकते हैं. चाइनाज़ एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी का ख़तरा कह सकते हैं. तो ये हो गया. फिर इसके बाद ये है कि इंडिया ने अपना कुछ क्लेम बढ़ा लिया है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम, ज़मीन का क्लेम है विद बिलो द सी वाटर by nearly 10,000 square kilometers, but also modified an earlier claim to avoid a long-standing dispute with Pakistan. अब ये कहाँ पे किया है, मेनली ये ज़रूरी है. ये देखो, पहले ये जान लो कि कोस्टल कंट्रीज़ हैव एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. इसका मतलब क्या होता है? विच गिव्स एक्सक्लूसिव माइनिंग एंड फिशिंग राइट्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम देयर कोस्ट लाइन्स. ये लास्ट में 2 लाइन है, इसको रटो. तुम्हारी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक तुम माइनिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो. तो फिर उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? EEZ, Exclusive Economic Zone. This area extends unbroken from their landmass all the way till the seabed. All of this oceanic area is considered part of country's extended continental shelf. ठीक है. Now, India made its first claim in 2009 in vast stretches of the sea to a UN body called Commission on the Limits of the Continental Shelf. तो इस संस्था को तुम्हें अपने claims सौंपने होते हैं. Now, Pakistan in 2021 objected India's claim that the area was under dispute, specifically the Sir Creek area. Then in March 2023, Commission on क्या था?
limits of continental shelf, rejected the entirety of India's claim in the Arabian Sea region. However, the Commission allowed countries to submit modified claims. तो ये कुछ recent developments हुए हैं पिछले 2 साल में. अब सर क्रीक जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, दैट इज़ बेसिकली 96 किलोमीटर लॉन्ग डिस्प्यूटेड टाइडल एस्चुरी. ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइडल एस्चुरी यहाँ लिखना ज़रूरी है. It extends into the Arabian Sea and roughly divides the Sindh province of Pakistan from Kutch region of the Gujarat. तो कच्छ हमारी तरफ पड़ता है, उधर सिंध पड़ता है, तो इन दोनों को बांट देता है एक एस्चुरी विच इज़ द सर क्रीक, and it extends outward into the Arabian Sea and it divides the Sindh province of Pakistan from the Kutch region of Gujarat. इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. In 1947 India wanted it to be settled according to the international principles of maritime law called the Thalweg principle. Boundary can be fixed only in the middle of the navigable channel. Pakistan, however, claimed that Sir Creek was not navigable, so the dispute could not be settled according to the Thalweg principle. अब ये Thalweg principle भी पूछ सकता है अलग से. ये Thalweg principle basically वाटर बॉर्डर्स को डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक तरीका बनाया था इंटरनेशनल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए, मैरीटाइम लॉ का इस्तेमाल करते हुए. इसका इस्तेमाल करने की कोशिश इंडिया किया था 1947 में बाय सेइंग दैट सर क्रीक के बीचों बीच जो जितने एरिया में तुम नेविगेट कर सकते हो उसको तुम मान लो ना बाउंड्री, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी मना कर दिया. सो दैट वाज द थालवेग, THALWEG थालवेग प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, नाउ टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, दैट इज़ UNCLOS UNCLOS, ये बॉडी बनाई गई थी और ये न्यूयॉर्क में मिलती है. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, CLCS का. और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज़ गवर्नेंस इज़ रन अंडर द सोसाइटी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स. तो इसमें मेरे ख्याल से ये नहीं समझ में आ रहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज़ गवर्नेंस इज़ रन अंडर द सोसाइटी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर. तो ये UN क्लॉज के तहत तो बनाई गई थी, to facilitate implementation of United Nations Convention on the Law of Sea in respect of the establishment of the outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baseline. खैर छोड़ो, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रख लो. दूसरी चीज़, इसमें जो रिकमेंडेशन और डिसीजंस लिए जाते हैं कमीशन के द्वारा, दैट दे आर फाइनल एंड दे आर ऑल्सो बाइंडिंग ऑन द कोस्टल स्टेट्स. तो अभी तक इंडिया में बेसिकली एक बार रिजेक्ट कर चुका है इंडिया के क्लेम को. ठीक है, in March 2023, CLCS rejected the entirety of India's claim in the Arabian Sea region. However, the Commission allowed the countries to submit modified claims. और यूनाइटेड नेशंस इसको सेक्रेटेरिएट प्रदान करता है. ठीक है, फिर इसके बाद ये इंडो-थाई, एक सेकंड आ रहे हैं. हाँ, तो ये एक लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं. सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस. अभी हाल ही में 26/11 मुंबई टेरर अटैक का जो मेन अक्यूज्ड था उसको किसी फॉरेन लैंड में पकड़ा गया है और फिर एक्स्ट्राडाइट किया गया है इंडिया में. So according to the UN Office on Drugs and Crime, extradition means the surrender of any person who is sought by the requesting state for criminal prosecution for an extraditable offense. Extraditable offense refers to an offense provided for in extradition treaty with that state, or the offense is punishable with at least 1 year of imprisonment. Now, India में एक the Extradition Act 1962 बनाया गया है, substantially modified in 1993. Consolidated the law relating to extradition of criminal fugitives from India to foreign states. India has extradition treaty with 48 nations, ये important factor, including Bangladesh as well as the USA. Now the government of India finally decides on extradition and this decision can be appealed in the higher court. Globally देखा जाए तो United Nations Model Treaty है on extradition 1990 और एक UN Model Law on extradition 2004 है. तो एक तो ट्रीटी है और एक लॉ है. तो 1990 वाला ट्रीटी है और 2004 वाला UN मॉडल लॉ ऑन एक्स्ट्राडिशन है. ठीक है, फिर अभी चैलेंजेस क्या हैं कि एक्स्ट्राडिशन लॉ का डबल क्रिमिनलिटी मिसयूज़ होता है, मिसयूज़ ऑफ डबल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल. सो जो फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स होते हैं दे ऑफन एक्सप्लॉइट दिस बाय फ्लीइंग टू कंट्रीज़ वेयर द एक्शंस डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, देयरबाय इवेडिंग द एक्स्ट्राडिशन. दूसरा चैलेंज है कि ड्यू टू एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट्स दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिटवीन द टू स्टेट्स. एंड तीसरा है कि इंडिया हैज़ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ विद ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज़. तो एनीवेज बस मेन मोटा मोटा ये ध्यान रखना है इसमें कुछ बातें, जैसे कि extraditable offense refers to an offense provided for in the extradition treaty with that state
और द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद एट लीस्ट 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट आइदर इन इंडिया और इन फॉरेन स्टेट। तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट इसमें होना ही होना है। एक ये फैक्ट इसमें याद करने वाली बात है। दूसरी, इंडिया का क्या कोई फ्रेमवर्क है? हाँ, तो एक 1962 का एक्स्ट्राडिशन एक्ट था जिसको इन्होंने 1993 में और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया था। इंडिया का 48 कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी भी है और इंटरनेशनल लेवल पे एक 1990 में UN मॉडल ट्रीटी ऑन एक्स्ट्राडिशन बनाया था और 2004 में UN मॉडल लॉ एंड एक्स्ट्राडिशन बनाया था। राइट, देन क्या चैलेंजेस हैं? सो misuse of double criminality by fugitives, so they often migrate into a country where their actions are not they do not constitute an offense, thereby evading the extradition। और फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है और लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ट्रीटी है एक्स्ट्राडिशन, तो फिर वहाँ भी थोड़ा लूप होल है। तो ऑल इन ऑल ये हमने देख लिया इंटरनेशनल रिलेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अभी आगे भी न्यूज़ में रहेगा, तो इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दे रहे हैं, अगले वाले में देखेंगे।